इस तरफ नाइट स्ट्रीट मार्केट पर मौजूद घरों में से एक घर की छत पर एक बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही थी। Damn it! अपने सामने मौजूद तेजा को गुस्से में घूर कर देखते हुए जग्गा इस समय लड़ने में बिजी था। उसे चाहकर भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके सामने वही तेजा खड़ा हुआ है जिसे वो आज तक जानता आया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेलने की तेजा? तेजा जग्गा के दाहिने हाथों में से एक था और ये वही वजह थी कि जग्गा को लगा था कि वो तेजा को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, लेकिन आज तेजा ने उसे गलत साबित कर दिया। जिन 10 लोगों ने तेजा का रास्ता रोक कर रखा हुआ था वो उसे चाह कर भी रोक नहीं पाए थे। तेजा अकेले ही 10 आदमियों से लड़ रहा था और उसके पास सांस तक लेने का समय नहीं था। आखिर तुम हो कौन? जग्गा को लगा था कि ध्रुव के वहां से जाने के बाद तेजा उसके साथ आखिरी लड़ाई लड़ेगा। तेजा के पास आदमी नहीं था, जबकि जग्गा के पास अच्छे खासे आदमी मौजूद थे। ऐसे में उन दोनों के बीच की स्ट्रेंथ का अंतर साफ साफ देखा जा सकता था। किसी ऐसे के अगेंस्ट लड़कर जिसके सामने उसके जीतने का कोई चांस नहीं है, तेजा खुद अपनी मौत को न्योता दे रहा था। लेकिन अभी अभी तेजा ने जो ताकत दिखाई थी वो इस बात को साबित कर रही थी कि तेजा अपनी मौत को न्योता नहीं दे रहा है। जग्गा शॉक्ड था क्योंकि उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि तेजा इतना ताकतवर था। तेजा एक सिगरेट जलाता है और जग्गा की बगल में बैठ जाता है। तुम्हें ये लग रहा होगा कि मुझे तुमने ट्रेन किया है। क्यों, मैंने नहीं किया है क्या? उस समय में तुम्हारी फैमिली अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए एक पुरानी दुकान में ग्रोसरी शॉप चलाने पर डिपेंड रहती थी। एक महीने में तुम कितना ही कमा लेते होगे? तेजा, अगर मैंने उस समय तुम्हारी मदद नहीं की होती ना, तो क्या आज तुम इस मुकाम पर होते? पैसे? सच पूछो तो मैंने वहां पर ग्रोसरी शॉप अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए नहीं ली थी। 10 साल पहले मैं कठौता एरिया का एक गैंगस्टर था और पैसा मेरे लिए बस हाथ के मैल जैसा था। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में एक लड़की आई जिसने मेरी जिंदगी को रोशन कर दिया और फिर तब से मैंने तय कर लिया था कि मैं उसी से ही शादी करूंगा। उसके लिए मैंने अपनी आइडेंटिटी और अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए, यहाँ तक कि मैंने एक बड़े गैंगस्टर बनने के अपने इरादे को भी छोड़ दिया। अपनी बात को कहते हुए तेजा को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अतीत की सुनहरी यादों में खोया हुआ है और उसी का नतीजा था कि उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। उसके बाद फिर 5 सालों में न सिर्फ हमने एक दूसरे को जाना बल्कि हम एक दूसरे पर डिपेंड भी रहे और फाइनली अब वो मेरी पत्नी है। पता है, हमने एक दूसरे से एक वादा किया था, जब हमारा बेटा पैदा होगा तब हम हर दिन हमारी ग्रोसरी शॉप से स्कूल के एंट्रेंस पर उसका इंतजार करेंगे। लेकिन अफसोस हमारी शादी के 3 साल बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, बल्कि उल्टा एक बच्चे के बजाय हमारे साथ एक बहुत बड़ा और भयानक हादसा हो गया। इतना कहने के बाद तेजा के चेहरे पर नजर आने वाली हल्की स्माइल एक बेरहम स्माइल में बदल जाती है। वो तुम्हारी पत्नी वो इस समय जिंदा तो है ना? जग्गा ने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि ग्रोसरी स्टोर में एक इतना पावरफुल आदमी मौजूद होगा। एक बात तो तय थी कि तेजा एक ऐसा आदमी नहीं था जिसके साथ पंगा लिया जा सके। जिंदा? वेल, जिंदा तो तुम भी रहोगे, हालांकि ये बात और है कि तुम अलग तरह से जिंदा रहोगे। तेजा अपनी आंखों में बेरहमी के साथ जग्गा को घूर कर देखता है और फिर अगले ही पल जग्गा बार बार लगातार दर्द में कराहने लग जाता है। जब पुलिस वहां पर पहुंची थी तब जग्गा खून के सैलाब में लेटा हुआ था। जग्गा मरा नहीं था, लेकिन उसकी बॉडी में अनगिनत कट्स मौजूद थे। उसके हाथों और पैरों की नसें कटी हुई थी। पुलिस की तरफ से जो मेडिकल एग्जामिनर अपॉइंट हुआ था वो भी जग्गा की हालत को देखकर हैरान हो गया था। जग्गा की बॉडी में मौजूद हर एक कट बहुत ही ज्यादा गहरा था, लेकिन उसके बावजूद वो जानलेवा नहीं था। दूसरी तरफ दिल्ली की यमुना ब्रिज पर तेजा की कार आकर सीधा ध्रुव के सामने जाकर रुकती है। तो जग्गा के साथ अपना हिसाब चुकता कर लिया? ध्रुव किसी पुराने दोस्त के जैसे तेजा का इंतजार कर रहा था और ध्रुव की बात सुनकर तेजा अपनी गर्दन हिलाता है और ध्रुव को एक सिगरेट पकड़ाता है। मिस्टर गिल, आपने ये जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। आप चिंता मत करिए, ये सब जो कुछ भी हुआ है इन सब का ब्लेम मैं अपने ऊपर ले लूंगा। पुलिस बहुत ही जल्द मुझे ढूंढते हुए आएगी। चीजें यहाँ से बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में किस्मत एक बार फिर से हमें साथ में लेकर आएगी। इतना कहने के बाद तेजा फिर से ध्रुव को सिगरेट पकड़ाता है, लेकिन ध्रुव अभी भी उस सिगरेट को नहीं लेता है। रख लो, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। तेजा की बात सुनकर फिर ध्रुव के पास अपने चेहरे पर स्माइल के साथ उस सिगरेट को लेने के अलावा और कोई चॉइस नहीं रह गई थी। एक बात सच सच बताओ, तुम्हें सच में जग्गा को हराने के लिए मेरी जरूरत नहीं थी, है ना?
फाइनली ध्रुव तेजा से वो सवाल पूछता है जो काफी देर से उसके मन में चल रहा था, और ध्रुव की बात सुनकर तेजा कुछ पलों के लिए खामोश हो जाता है और यमुना ब्रिज के सामने की तरफ देखने लग जाता है। लेकिन जग्गा के लिए उसकी नफरत उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। क्या जवाब होगा तेजा का? क्या तेजा ध्रुव को ही एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा था? हाँ, एक आदमी को जान से मारना बहुत आसान होता है, लेकिन आपके अपोजिट मेरे पास एक आदमी को बर्बाद करने के कोई तरीके नहीं है मिस्टर गिल। इसके अलावा जब जग्गा ने मेरा घर और दुकान गिराई थी, तब मेरी पत्नी वहां से बचकर भागने में कामयाब नहीं हो पाई थी। हालांकि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन वो अपाहिज हो गई है और कहीं चल फिर नहीं सकती है, इसलिए मुझे ही उसका ध्यान रखना है। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैंने पास में ही मछुआरों का एक छोटा गांव ढूंढा है। पुलिस वहां पर मुझे ढूंढ नहीं पाएगी। तेजा फिर एक गहरी सांस लेता है। खैर, अगर कभी मौका मिला तो मैं आपको ड्रिंक जरूर पिलाऊंगा मिस्टर गिल। आपने मेरे लिए जो किया है उसका एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। आपका ये कर्ज सारी जिंदगी रहेगा मुझ पर। इतना कहने के बाद तेजा फिर अपनी कार में सामान के साथ वहां से चला जाता है और अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी और सुकून मौजूद था। इस तरफ दिल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर। मिस्टर गिल, आपने इस बार हमारी जो मदद की है उसके लिए मैं पूरे दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। चलिए, आज लंच मेरी तरफ से। वैसे भी बहुत जल्द मैं एक सिविलियन हीरो के लिए एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। मिस्टर गिल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी उसमें हिस्सा लेंगे। जग्गा जैसे लोकल गुंडे को कैद करना अभिमन्यु रहेजा जैसे आदमी के लिए बहुत बड़ी सफलता की बात थी। लंच वंच रहने दीजिए मिस्टर अभिमन्यु। अगर आप मुझे लंच पर ले जाएंगे तो चीजें बहुत अलग हो जाएंगी। बाय द वे, मैं अपनी दोस्त के बारे में जानना चाहता हूँ। कुछ पता चला कि उसके खाने में जहर मिलाने वाला कौन था? जग्गा ने अभी तक अपने गुनाहों को कबूल नहीं किया है, लेकिन आप चिंता मत करिए, हम बहुत ही जल्द उस आदमी को ढूंढ लेंगे जो इस जहर वाले किस्से का जिम्मेदार है। इसके अलावा मैं बाकी की चीजों को भी देख लूंगा। आप बेफिक्र रहिए। आपकी गर्लफ्रेंड, उप्स, मेरा मतलब है कि आपकी फ्रेंड को जरूर ही इंसाफ मिलेगा। अभिमन्यु रहेजा ने आज से पहले किसी के लिए भी कुछ नहीं किया था, लेकिन इस बार उसे ऐसा करने की जरूरत थी। पुलिस स्टेशन में मालिनी से मिलने के लिए कोई भी रिश्तेदार या दोस्त नहीं आए थे। जब ध्रुव मालिनी से मिलने के लिए गया, तब मालिनी पूरी तरह से इमोशनलेस बैठी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि जब से वो गूंगी पैदा हुई थी, तब से ही उसे दूसरों के जुल्म की आदत हो गई थी। पुलिस स्टेशन के बाहर निकलने के बाद ध्रुव को रमोना शेट्टी का ख्याल आता है। उसके बाद वो अपना फोन निकालता है और रमोना को एक मैसेज भेजता है, लेकिन रमोना की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है। ये देखकर ध्रुव को लगता है कि रमोना जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही है। वो एक ऐसी लड़की थी जिसने पहले भी बहुत से लोगों के साथ फ्लर्ट किया था, इसलिए ध्रुव के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। निहाल के घर वापस आने के बाद ध्रुव और निहाल फिर मालिनी को बचाने के लिए तरीके डिस्कस करने लगते हैं। मिस्टर गिल, मालिनी की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। इस मामले को सुलझाना वाकई में आसान नहीं होगा। अगर मालिनी ने किसी को जहर नहीं दिया है तो फिर उसे कुछ भी नहीं होगा। निहाल के ध्रुव को दिलासा देने के बाद ध्रुव राहत की सांस लेता है। बाय द वे, ये रंधावा रियल एस्टेट वाले मामले में प्लीज मेरी मदद कीजिए। ध्रुव अच्छे से जानता था कि लोहा जब गर्म हो तभी उस पर हथौड़ा मार देना चाहिए। हालांकि ये बात और थी कि ध्रुव की बात सुनकर निहाल कुछ पलों के लिए खामोश हो जाता है। रंधावा रियल एस्टेट को लेकर निहाल की राय बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसकी नजरों में रंधावा रियल एस्टेट मुसीबत वाली कंपनी है। अगर ध्रुव रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होना ही चाहता है तो निहाल उसके लिए बहुत सी कंपनीज खरीद सकता है जो प्रॉफिट और रेप्यूटेशन के मामले में रंधावा रियल एस्टेट से कहीं ज्यादा बेहतर थी। लेकिन फिर भी निहाल ध्रुव की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि ध्रुव की अपनी खुद की कोई वजह होगी। निहाल से प्लान डिस्कस करने के बाद ध्रुव एक बार फिर से अपने मोबाइल फोन की तरफ देखता है। रमोना ने अभी भी उसे कोई मैसेज नहीं भेजा था। ये रमोना शेट्टी वाकई में मेरे साथ मजाक ही कर रही थी। लगता है मैं अभी भी बहुत ज्यादा इमैच्योर हूँ। इसके अलावा वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव लड़की है। उसकी खूबसूरती के सामने एक कॉलेज स्टूडेंट कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि मालिनी और तृप्ति दोनों को साथ में भी मिला दिया जाए, तब भी रमोना उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत साबित होगी। उस रात ध्रुव बस सोने ही वाला था कि तभी उसका फोन बजता है। जब ध्रुव अपने फोन की कॉलर आईडी की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि रमोना शेट्टी उसे कॉल कर रही है। रमोना शेट्टी का नाम देखकर ध्रुव तुरंत ही उसका फोन उठाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि दूसरी तरफ से रमोना शेट्टी कुछ भी नहीं कर रही है। ये देखकर ध्रुव थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करता है। ध्रुव बातचीत में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था और किसी लड़की के साथ किस तरह से फ्लर्ट करते हैं वो तो उसे बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। रमोना, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना?
फोन की दूसरी तरफ रमोना शेट्टी, एक खूबसूरत और सिडक्टिव लड़की, कुछ भी नहीं बोल रही थी, बल्कि बस धीमी आवाज में रो रही थी। रमोना शेट्टी इस समय बुरी तरह से रो रही थी और उसके लिए खुद को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था। रमोना, बताइए ना, क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो हैं? ध्रुव रमोना को अपनी फैमिली के तौर पर मानता था। एक तरफ रमोना ध्रुव से उम्र में बड़ी थी, इसके अलावा रमोना ने आज ध्रुव की मदद की थी। अगर आज रमोना नहीं होती तो बस केवल तेजा के साथ काम कर ध्रुव जग्गा को हराने में कामयाब नहीं हो पाता। ध्रुव रमोना शेट्टी की बहुत इज्जत करता था और इसलिए अब रमोना की एक खामोशी उसे परेशान कर रही थी। आखिर क्या हुआ है रमोना को? क्या उसकी जान खतरे में है? और क्या वक्त रहते ध्रुव रमोना को बचा पाएगा, या फिर ये ध्रुव के खिलाफ किसी की कोई नई चाल है? रमोना? फोन की दूसरी तरफ रमोना फिर अचानक से रोना बंद कर देती है। उल्टा वो हल्का सा हंसने लग जाती है। ध्रुव, तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो और तुम एक बहुत ही अच्छे आदमी भी हो। मैं वाकई में तुम पर अपना सारा प्यार लुटाना चाहती हूँ। रमोना के बिहेवियर में अचानक से इस तरह के बदलाव देखकर और उसकी बात सुनकर कंफ्यूजन में ध्रुव की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आखिर ये कहना क्या चाहती है? यही सवाल रमोना के मन में चल रहा था। ये आप कैसे करेंगे? ध्रुव की बात सुनकर रमोना ने एक बार फिर से चार्मिंग तरीके से स्माइल की। क्यों ना आज रात बेड में मैं तुम्हें इसके बारे में सिखाऊं? मैं मर्दों पर प्यार लुटाने में बहुत अच्छी हूँ। रमोना की बात सुनकर ध्रुव एक गहरी सांस लेता है। अचानक से ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था और उसकी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। रमोना से बात करने की वजह से उसकी सांसें अटकने लगी थी। ध्रुव फिर अपनी घड़ी की तरफ देखता है, क्योंकि ध्रुव के पास और भी दूसरे काम थे, इसलिए आज रात उसे देर हो रही थी। उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल कल मुझे रंधावा रियल एस्टेट जाना है उनकी ऑफिशियल ओपनिंग सेरेमनी के लिए। ध्रुव की बात सुनकर रमोना थोड़ी नाखुश हो जाती है और छोटी बच्ची की तरह खुद में ही कुछ बड़बड़ाती है। तो क्या तुम मुझे सीधा सीधा रिजेक्ट कर रहे हो? हाँ, ध्रुव, तुम बहुत ही शैतान हो। रमोना शेट्टी की बात सुनकर ध्रुव की बोलती बंद हो गई थी। रमोना उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा था और यही वजह थी कि ध्रुव चाह कर भी ये बात समझ नहीं पा रहा था कि रमोना शेट्टी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। ठीक है, मैं कल तुमसे मिलती हूँ। रमोना की बात सुनकर ध्रुव हाँ में अपनी गर्दन हिलाता है और कुछ कहने ही वाला होता है कि अचानक से उसे फोन की दूसरी तरफ से दबी दबी से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो एक बहुत ही अजीब सी आवाज थी, जो कि एक ओढ़े की आवाज से मिलती जुलती थी। रमोना, आप श्योर हैं कि आप ठीक हैं? कम ऑन ध्रुव, बाकियों को नहीं पता कि मैं कौन हूँ, लेकिन क्या तुम्हें भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ? भला मुझे क्या हो सकता है? एक ऐसी लड़की जो जग्गा के अगेंस्ट खड़ी हो सकती है, उसे नुकसान पहुंचा पाना वाकई में बहुत मुश्किल है। ठीक है, फिर अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। ध्रुव को ऐसा महसूस होता है जैसे कि रमोना अपने शब्दों से कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन वो चाह कर भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या। रमोना दूसरी तरफ बस केवल कहती है और फिर जल्दी से कॉल कट कर देती है। कॉल कट करने के बाद रमोना फिर अपने पीछे मौजूद आदमी की तरफ देखती है और खुद को हो रहे दर्द को बर्दाश्त करते हुए वो बस केवल हल्का सा स्माइल कर देती है। मिस्टर गुलाटी, कॉल खत्म हो गई है। आपने सुना ना उसने क्या कहा? वो बस केवल एक कॉलेज स्टूडेंट है और इसलिए वो आपको किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं पहुंचा सकता है। रमोना की बात सुनकर शिखर गुलाटी काफी देर तक उसे घूर कर देखता रहता है। क्या ध्रुव वाकई में एक खतरा नहीं है? यही सवाल शिखर गुलाटी के मन में चल रहा था, लेकिन फिर एक सच ये भी था कि ध्रुव बहुत ही आसानी से जग्गा को हराने में कामयाब हो गया था और ये शिखर गुलाटी के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। दूसरी तरफ रमोना से बात करने के बाद ध्रुव फिर अपनी गाड़ी की तरफ देखता है और उसके बाद तृप्ति को एक मैसेज भेजता है। हाय तृप्ति, तुम कहाँ पर हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ध्रुव का मैसेज पाकर तृप्ति को अपने मन में बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स महसूस होती हैं। वो कुछ देर तक सोच में पड़ जाती है और फिर अंत में वो एक टेक्स्ट के साथ रिप्लाई करती है। चलो मेरे घर के पास वाले रेस्टोरेंट में चलकर साथ में कुछ खाते हैं, मुझे थोड़ी भूख लगी है। तृप्ति ना तो ध्रुव से ये पूछती है कि वो इस समय क्या कर रहा है और ना ही वो ध्रुव को निशा के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए फोर्स करती है। तृप्ति को ध्रुव पर पूरा भरोसा था। भले ही उसकी बहन निशा घर आने के बाद पूरी रात रोई थी,
और लगातार नहाई थी, पर फिर भी तृप्ति को ध्रुव पर भरोसा था। ठीक है। तृप्ति के मैसेज भेजने के बाद ध्रुव बहुत ही जल्द ड्राइव करके तृप्ति के घर के पास वाले रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। तृप्ति ने ऑलरेडी अपने और ध्रुव के लिए टेबल रिजर्व करके रखी हुई थी। ध्रुव को देखते ही वो फिर तुरंत ही अपना हाथ हिलाकर ध्रुव को अपने पास आने का इशारा करती है। ध्रुव के अपने पास बैठने के बाद तृप्ति जानबूझकर ध्रुव से निशा के बारे में कोई सवाल नहीं करती है, बल्कि वो बारबेक्यू स्टॉल के बारे में पूछती है। जब ध्रुव तृप्ति को यह बताता है कि मालिनी सेफ है, तब तृप्ति राहत की सांस लेती है। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव और तृप्ति अपने खाने को एंजॉय कर पाते, अचानक से ही लोगों का एक ग्रुप वहां पर आ जाता है। ध्रुव उनके लीडर को बहुत अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि उन लोगों का लीडर और कोई नहीं बल्कि ईशान जिंदल था, और उसके पीछे मौजूद लोग जिंदल फैमिली के मेंबर्स थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन लोगों के साथ पुलिस वाले भी मौजूद थे। अपनी आंखों के सामने इस नजारे को देखते ही तृप्ति तुरंत ही अपने चेहरे पर शर्मिंदगी के साथ खड़ी हो जाती है। वो तुरंत ही ध्रुव की तरफ जाती है, लेकिन ये तो वो भी अच्छे से जानती थी कि अब उसके लिए माफी मांगने का समय नहीं रह गया था। ध्रुव, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। जाओ जल्दी, अभी। तृप्ति ध्रुव से बस केवल इतना ही कहती है। वो ये बात नहीं जानती थी कि ईशान उसका पीछा कर रहा है। नहीं तो अगर उसे ये बात पता होती तो फिर वो कभी भी ध्रुव को इस तरह से डिनर के लिए नहीं बुलाती। लेकिन अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो गई थी। ईशान ऑलरेडी चलता हुआ ध्रुव के पास आ गया, और इसलिए अब अगर ध्रुव चाहे भी तो वहां से कहीं नहीं जा सकता था। आखिर कैसे बचाएगा ध्रुव खुद को इस मुसीबत से? ईशान ध्रुव के साथ क्या करने वाला है? क्या इन सब के बाद ध्रुव और तृप्ति एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? तृप्ति, तुम वाकई में बहुत समझदार लड़की हो। तुम अच्छे से इस बात को समझती हो कि तुम्हें अपनी बहन का बदला लेना है। ईशान तृप्ति और ध्रुव की टेबल की तरफ आता है, और फिर वो घूरते हुए ध्रुव को देखता है। ध्रुव, जितना भाग सकते हो उतना भाग लो, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तुम कानून से बचकर नहीं भाग सकते हो। ईशान की बात सुनकर ध्रुव हक्का बक्का रह गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ईशान क्या कहने की कोशिश कर रहा है। भला वो क्यों भागेगा? वो तो बस पिछले कुछ दिनों से काम में बिजी था और कुछ नहीं। यही सवाल इस समय ध्रुव के मन में चल रहा था। ईशान अंकल, क्या आपको कोई गलत फहमी हुई है? तृप्ति के पीछे खड़ा हुआ ध्रुव ईशान से पूछता है, और ध्रुव की बात सुनकर ईशान स्माइल करता है और कसकर अपने हाथ टेबल पर दे मारता है। गलतफहमी? भला मुझे कौन सी गलतफहमी होगी? ईशान इतनी जोर से गुस्से में गुर्राया था कि उसकी गुर्राने की आवाज ने उस रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे सभी दूसरे कस्टमर्स को डरा कर रख दिया था। ईशान फिर अपनी शर्ट की स्लीव्स ऊपर चढ़ाता है और ध्रुव को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। मेरे रास्ते से हट जाओ तृप्ति, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तृप्ति फिर भी साइड में नहीं हटती है। किसी चट्टान की जैसे वो ध्रुव के सामने खड़ी रहती है और ईशान की बात सुनकर ना में अपना सिर हिलाती है। मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम्हारे पिता यहाँ पर नहीं है, इसलिए इस समय इस फैमिली का इंचार्ज मैं हूँ। तुम्हारी बहन इस समय फूट फूट कर रो रही है और तुम्हें उसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं है। उसे उस हालत में छोड़कर तुम यहाँ इस कमीने से मिलने आई हो, और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इसे बचाने की कोशिश कर रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? ईशान का दिल कर रहा था कि वो अभी इसी वक्त तृप्ति को कसकर थप्पड़ लगा दे, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है, बल्कि वो पीछे पलटकर आस्था जिंदल की तरफ देखता है। देख रही हैं अपनी सो कॉल्ड अच्छी बेटी को आप? जब तृप्ति जिंदल फैमिली के बाहर निकली थी, तब आस्था और ईशान ने चुपके से उसका पीछा किया था। हालांकि ये बात और थी कि खुद आस्था ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तृप्ति ध्रुव से मिलने के लिए जाएगी। आस्था के लिए ये बहुत ज्यादा शर्म की बात थी। आफ्टर ऑल ध्रुव की ही वजह से जिंदल फैमिली बर्बाद हुई थी, तो ऐसे में तृप्ति ध्रुव से मिलने के लिए कैसे जा सकती है? मेरे साथ चलो तृप्ति। आस्था जिंदल तृप्ति के पास जाकर अपनी आंखों में आंसुओं के साथ तृप्ति को ध्रुव से दूर अपनी तरफ खींचती है। तृप्ति के पास फिर पलटकर ध्रुव की तरफ देखने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचा था। तुम जानती हो इस कमीने ने तुम्हारी बहन के साथ क्या किया है? क्यों आई थी तुम इससे मिलने? इतना कहने के बाद आस्था जिंदल फिर तृप्ति को अलग खींच कर ले जाकर उस रेस्टोरेंट के बाहर चली जाती है। हालांकि ये बात और थी कि आस्था जिंदल की बात सुनकर वहां पर मौजूद लोगों को थोड़ा बहुत मामला समझ में आ गया था, और अब वो सब के सब अपनी आंखों में एक अजीब से लुक के साथ ध्रुव को देख रहे थे। लगता है इस लड़के ने उस लड़की की बहन का रेप किया है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो लड़की देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, और इसीलिए मैं श्योर हूँ कि उस लड़की की बहन भी देखने में बहुत अच्छी लगती होगी।
हो सकता है कि ये लड़का उन दोनों ही लड़कियों को घुमा रहा हो। उन लोगों के चारों ओर और ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे और उन लोगों की बातें सुनकर आस्था जिंदल को और भी ज्यादा बुरा लग रहा था और इसीलिए वो और भी ज्यादा जल्द तृप्ति को खींचकर रेस्टोरेंट से बाहर लेकर आ गई थी। चिंता मत करो, तुम्हारे ईशान अंकल कानून के हिसाब से उसे सजा देंगे। कानून के हिसाब से? अपनी माँ की बात सुनकर तृप्ति पलटकर पीछे की तरफ देखती है। जब ईशान ने अपनी स्लीव्स ऊपर की तरफ चढ़ाई थी तब उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ध्रुव को बुरी तरह से पीटने वाला है। उसे ये देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो कानून को फॉलो करने वाला है। और तो और उनके उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही पुलिस वहां पर आ गई थी। साफ नजर आ रहा था कि पुलिस वहां पर ध्रुव को अरेस्ट करने के लिए आई थी और यही वजह थी कि रेस्टोरेंट से बाहर निकलने से पहले तृप्ति बार बार लगातार ध्रुव को वहां से भागने का इशारा कर रही थी। हालांकि ये बात और थी कि ये बात तृप्ति भी अच्छे से जानती थी कि ध्रुव के वहां से भागने का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन ध्रुव अभी भी अपनी जगह पर रिलैक्स तरीके से खड़ा हुआ था और तृप्ति के लाख इशारों के बावजूद वहां से भागा नहीं था। तुम पहले यहाँ से निकल जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। हालांकि ये बात और थी कि ध्रुव की बात सुनकर ईशान ऑलमोस्ट हंसने लगा था। निशा उसकी छोटी बेटी नहीं थी और इसीलिए ईशान निशा का दर्द भी नहीं समझ सकता था, लेकिन निशा के साथ जो कुछ भी हुआ था ईशान उसका फायदा उठाना चाहता था ताकि वो ध्रुव को रास्ते से हटा सके। ध्रुव इस समय ईशान के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था। अगर ध्रुव नहीं होता तो जस्सी फैमिली कभी भी जिंदल फैमिली को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ती और ना ही फिर जिंदल फैमिली का ये हाल होता जो इस समय उनका है। तुमने सच कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। वैसे भी मेरा तुम्हारी जान लेने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन हाँ, मैं मार मार कर तुम्हारा भरता जरूर बनाऊंगा। इतना कहने के बाद ईशान अपने पीछे मौजूद एक चेयर को उठाता है और अपनी आंखों में खून सवार कर ध्रुव की तरफ बढ़ने लगता है। क्या ध्रुव अपने ऊपर लगे हुए इल्जामों से खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा? क्या ईशान ध्रुव को चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा, या फिर ध्रुव के दिमाग में कोई प्लान है जिससे कि वो इस मुसीबत से भी बचकर निकल जाएगा? ईशान इस समय ध्रुव के साथ ये जो कुछ भी कर रहा था वो इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उसे निशा से कोई हमदर्दी थी और वो निशा के लिए ध्रुव से बदला लेना चाहता था, बल्कि वो ध्रुव से बदला लेना चाहता था क्योंकि जस्सी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी, बल्कि जिंदल फैमिली अब नौकरों की तरह से रह रही थी। इसने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं है। शिट, वो बंदा तो इस लड़के को पीटने वाला है। अमीर लोगों के ही ऐश होते हैं, वो लोग जब चाहे जिसे चाहे उसे मार सकते हैं। ये तो गरीब को तंग करने वाली बात नहीं हो गई। सही कहा। और ये पुलिस वाले वहां खड़े होकर क्या कर रहे हैं? इन्हें रोकेंगे नहीं? सच पूछो तो ईशान के पीछे जो पुलिस वाले खड़े हुए थे वो भी ईशान को रोकना चाहते थे, लेकिन उनकी नजरों में ध्रुव भी कोई दूध का धुला नहीं था। पहले तो ध्रुव ने जिंदल फैमिली को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर उसके बाद उसने जिंदल फैमिली की सबसे बड़ी बेटी का रेप किया। इस तरह के गुनाहों की सजा अकेले कानून नहीं देता है। उन पुलिस वालों के हिसाब से ये एक अच्छी चीज थी कि ध्रुव को सजा देते हुए ईशान अपना गुस्सा भी उतार रहा है। ईशान इस तरफ चेयर उठाता है और खतरनाक तरीके से ध्रुव की तरफ बढ़ने लगता है। क्या आप मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत कर रहे हैं? नहीं तो और तुम्हें क्या लग रहा है? ये कुर्सी मैंने तुम्हारे साथ म्यूजिकल चेयर खेलने के लिए उठाई है। ध्रुव, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम खुद की ही एक्टिंग में पूरी तरह से डूब चुके हो, है ना? एंजल हैज फॉलन प्रोग्राम खत्म, बंद हो गया है, लेकिन फिर भी तुम क्यों अभी तक एक अमीर लड़के की एक्टिंग कर रहे हो? तुम बस केवल एक मामूली लड़के हो। मैं भले ही एक मामूली लड़का हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते हैं। ध्रुव के लिए ईशान चींटी के बराबर था जिसे वो कभी भी मसल कर रख सकता था और यही वजह थी कि ध्रुव ईशान की बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था। उसके लिए ईशान तृप्ति का रिश्तेदार था और उस नाते वो ईशान का लिहाज कर रहा था। मुझे किसी का डर नहीं है और इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद ध्रुव ने मारने के लिए अपने हाथों में मौजूद कुर्सी को उठाया ही था कि तभी अचानक से उस रेस्टोरेंट में मौजूद टीवी की बड़ी सी स्क्रीन पर एक फाइनेंशियल न्यूज नजर आने लगती है। इत्तेफाक से उस टीवी की स्क्रीन ठीक ईशान के सामने थी। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे रंधावा रियल एस्टेट की। रंधावा रियल एस्टेट में एक ही दिन में कई बार स्टॉक्स ट्रांसफर हुए हैं बिना किसी शक के। जिसके भी पास इस कंपनी के शेयर्स हैं उसके लिए ये बहुत ही सिरदर्दी वाली बात है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस उतार चढ़ाव के दौरान रंधावा रियल एस्टेट की ओनरशिप एक कॉलेज स्टूडेंट ने हासिल की है।
आखिर इसके पीछे की क्या कहानी है? क्या ये शेयर्स के प्राइस को बढ़ाने की एक और चाल है या फिर किसी नए तरह की मनी लॉन्ड्रिंग? कल हमारा फाइनेंशियल चैनल रंधावा रियल एस्टेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेगा। हम वहां की सीधी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि कृपया हमारे साथ बने रहें। टीवी पर चल रही न्यूज को देखकर ईशान हक्का बक्का रह गया था और जिस हाथ में उसने ध्रुव को मारने के लिए चेयर पकड़ी हुई थी, अब उसका वही हाथ कांप रहा था। उस न्यूज में स्क्रीन पर 3 आदमी नजर आ रहे थे। पहला आदमी तेज रंधावा था और दूसरा आदमी जग्गा था, लेकिन तीसरा आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद ध्रुव था। ये देखकर ईशान को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। आज तक ईशान की नजरों में ध्रुव बस केवल एक लूजर था जिसे उसने हमेशा ही नीचा दिखाया था, लेकिन अब ध्रुव एक्चुअल में रंधावा रियल एस्टेट का एक मेजर शेयर होल्डर है। इसका मतलब ये हुआ कि पाली स्ट्रीट में जो लैंड का टुकड़ा पड़ा हुआ है उसको लेकर जो भी आखिरी फैसला होगा वो ध्रुव का होगा। जैसे ही ईशान को इस बात का एहसास होता है, उसे लगता है कि जैसे कि मानो उसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। यहाँ तक कि उसके हाथ में मौजूद शेयर भी इस समय बुरी तरह से कांप रही थी। कोई भी एंजल हैज फॉलन प्रोग्राम को स्क्रिप्टेड कह सकता है, लेकिन फाइनेंशियल न्यूज वो तो किसी भी कीमत पर फेक नहीं हो सकती ना। इन सभी चीजों के बारे में सोचते हुए ईशान बहुत लंबे समय तक अपने हाथों में मौजूद शेयर को नीचे नहीं रखता है। उसके हाथ अभी लगातार कांप रहे थे। आफ्टर ऑल ईशान बस केवल एक बिजनेसमैन था और वो कहीं से भी रंधावा रियल एस्टेट के मेजर शेयर होल्डर का मुकाबला नहीं कर सकता था। ये सब कुछ आखिर क्या हो रहा है? ध्रुव अब क्यों रंधावा रियल एस्टेट का एक मेजर शेयर होल्डर बन गया है? ईशान को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे चीजें इस तरह से हो गई हैं। लेकिन वो एक स्मार्ट आदमी था। बात जब उगते हुए सूरज को सलाम करने की आती है तो ईशान उसमें प्रोफेशनल था। अपने हाथ में चेयर को लिए हुए उस सारी की सारी न्यूज पढ़ता रहा और फिर वो इस बात के लिए कंफर्म हो जाता है कि न्यूज में जो आदमी दिखाया जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि वाकई में ध्रुव ही है। इसके अलावा न्यूज में भी ध्रुव को एक कॉलेज स्टूडेंट के तौर पर ही इंट्रोड्यूस किया गया था। ये सब कुछ किसी भी तरह की कोई गलतफहमी नहीं हो सकती है। और जैसे ही ईशान के मन में ये ख्याल आता है तो तुरंत ही अपने हाथ में मौजूद शेयर को नीचे रखता है और टेबल पर रखे हुए सूप की तरफ देखता है जो अभी भी पॉट में बॉईल हो रहा था। ध्रुव, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? एक ही झटके में ईशान का एटीट्यूड बदल गया था और उसे देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये वही आदमी है जो अभी कुछ समय पहले ध्रुव को मारने पर उतारू था। ईशान के इस बदलाव के बाद जिंदल फैमिली का क्या रिएक्शन होगा? क्या ध्रुव जिंदल फैमिली के सामने अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? और जो कुछ भी हुआ है उसके बाद क्या ईशान ध्रुव का भरोसा जीतने में कामयाब हो पाएगा? पल भर में ही ईशान ने जिस तरह से अपना रंग बदला था उस तरह से तो शायद गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलती होगी। अब ईशान को ना तो अपने ईगो की परवाह रह गई थी और ना ही अपनी इज्जत की। क्यों? अब आपको निशा की रेपुटेशन की परवाह नहीं है? एक ही झटके में ध्रुव ईशान के लिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी बन गया था। ऑफ कोर्स उसे रेपुटेशन की भी परवाह थी। अरे तुम वाकई में रंधावा रियल एस्टेट के शेयर होल्डर हो। ये तो निशा की अच्छी किस्मत है कि तुमने उसके साथ रात बिताई। और सिर्फ निशा ही क्यों, तृप्ति भी बहुत लकी है कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। रेपुटेशन का इन सब में क्या लेना देना है? ओह बाय द वे, ये दोनों बहनें तुम्हारे साथ अच्छी तो है ना? अगर नहीं है तो मुझे बताओ, मैं बाद में उन दोनों की अच्छी खबर लूंगा। ईशान को इस तरह अचानक से अपना रंग बदलता हुआ देखकर ध्रुव और भी ज्यादा हैरान हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस समय क्या कहे। क्योंकि आपको बची कुची चीजें खाने का इतना ही शौक है तो आप आराम से यहाँ खाना खा सकते हैं। मैंने अभी तक बिल पे नहीं किया है, इसलिए जब आप यहाँ से जाइएगा तो ध्यान से बिल पे कर दीजिएगा। इतना कहने के बाद ध्रुव पलटता है और दरवाजे से बाहर निकल जाता है। वो एक मिनट भी उस हवा में सांस नहीं लेना चाहता था जहां पर ईशान मौजूद था। ईशान इस तरफ अपनी सीट पर बैठता है और टेबल पर मौजूद बचे कुचे खाने को देखता है। अचानक से ही उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी है। चलो जरा टेस्ट तो करके देखें कि कैसा है। दिखने में तो अच्छा लग रहा है। अपने मन में इसी ख्याल के साथ ईशान फिर एक फोक निकालता है और वहां टेबल पर मौजूद खाने को टेस्ट करता है। यमी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के बाहर आस्था जिंदल अभी भी तृप्ति को डांट रही थी। एक बार कहा ना, नहीं मतलब नहीं। अगर तुमने ध्रुव के साथ रिश्ता रखने की हिम्मत भी की तो जिंदल फैमिली हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें बेदखल कर देगी। तृप्ति को अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ देखकर फाइनली आस्था जिंदल के सब्र का बांध टूट गया
और अंत में वो तृप्ति पर गुस्से में चिल्ला बैठी। ध्रुव कुछ ही दूरी पर खड़ा रहकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसके मन में इस समय बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स चल रही थी, जिन्हें वो उस पल शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। ध्रुव इस बात के लिए श्योर नहीं था कि अगर वो तृप्ति की जगह होता तो उसके पास वो करने की हिम्मत होती या नहीं जो तृप्ति इस समय कर रही है। तृप्ति इस समय रो रही थी। जाहिर सी बात है कि उसका दिल टूट गया था और ये उसके रोने की आवाज से साफ समझ में आ रहा था। मॉम, अगर ध्रुव ने निशा के साथ कुछ किया ही ना हो तो मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इसके अलावा उस दिन ध्रुव ही निशा को बचाने के लिए वहां पर आया था। अगर उसने कुछ गलत किया होता तो। शट अप! कैसी बहन हो तुम? तुम्हें अपनी खुद की बहन पर कैसे भरोसा नहीं हो सकता? अपनी बहन की जगह तुम उस मामूली 2 टके के लड़के पर भरोसा कर रही हो। तुम कैसे इस तरह से अपनी ही फैमिली के अगेंस्ट जा सकती हो? अगर एक बार और तुमने ये बात कही तो ये बात समझ लो कि फिर तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं रह जाओगी। जिंदल फैमिली के लिए निशा एक सबसे ज्यादा अच्छी लड़की थी जिसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट था, फिर चाहे वो बात नॉलेज की हो या दूसरी स्किल्स की। निशा ने हमेशा से ही जिंदल फैमिली का सिर गर्व से ऊंचा किया है। ऐसे में आस्था जिंदल तो क्या, जिंदल फैमिली का कोई भी मेंबर ये मान ही नहीं सकता था कि निशा गलत हो सकती है। ठीक है, अगर यही बात है तो फ्यूचर में मैं जिंदल फैमिली का हिस्सा नहीं रहूंगी। इतना कहने के बाद तृप्ति अपने आंसू पोंछकर वहां से पलटकर चली जाती है और दरवाजे पर ही उसकी मुलाकात ध्रुव से होती है। जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, ध्रुव सही सलामत रेस्टोरेंट से निकल कर गया था। ध्रुव, मुझे सच सच बताना, क्या तुमने निशा का रेप किया है? अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत भी की तो कसम खाकर कह रही हूँ, मैं अभी इसी वक्त तुम्हें जान से मार डालूंगी। ध्रुव को वहां पर देखकर तृप्ति उससे और कुछ नहीं पूछती है और बस केवल यही एक सवाल करती है। तृप्ति के शब्द इस समय भले ही सुनने में कड़वे लग रहे थे, लेकिन ध्रुव महसूस कर सकता था कि इस समय तृप्ति के दिल में कितना दर्द है और कैसे ध्रुव के एक हाँ या ना में उसकी पूरी जिंदगी डिपेंड करती है। नहीं। ठीक है, फिर ले चलो मुझे अपने साथ। ध्रुव का जवाब सुनने के बाद तृप्ति तुरंत ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर ध्रुव से कहती है। हालांकि ये बात और थी कि तृप्ति की बात सुनकर ध्रुव हैरान रह गया था। तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैं हर उस जगह जाने को तैयार हूँ जहाँ पर तुम मेरे साथ हो। तृप्ति की आंखों में चमकते आंसू उसके शब्दों की सच्चाई को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। तृप्ति ने तय कर लिया था कि अब वो जिंदल फैमिली में वापस तब तक नहीं जाएगी जब तक कि वो लोग खुद ध्रुव को बेगुनाह ना मान लें। ध्रुव तृप्ति के इस फैसले से पूरी तरह से हैरान था। वो श्योर नहीं था कि अगर कभी ऐसा कोई पल आया जहां पर उसे तृप्ति की जगह और तृप्ति को उसकी जगह पर होना पड़ा, तब वो कभी ऐसा कोई बड़ा फैसला ले पाएगा या नहीं। ध्रुव जानता था कि अगर उसने जिंदल फैमिली को सब कुछ साफ साफ नहीं समझाया तो तृप्ति के लिए वाकई में जिंदल फैमिली में रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और रही बात ध्रुव की, तो ध्रुव एक अमीर लड़का था। इसके अलावा उसके पास अब एक कंपनी भी थी और यही वजह थी कि अगर तृप्ति ध्रुव के साथ जाती है तो उसे गरीबी में नहीं जीना पड़ेगा और ध्रुव उसकी हर जरूरत को पूरा कर सकेगा। तृप्ति के इस फैसले का जिंदल फैमिली पर क्या असर पड़ेगा? क्या आस्था जिंदल तृप्ति को इस बात के लिए कभी माफ कर पाएगी? और इन सब के बाद क्या मोड़ लेगा ध्रुव और तृप्ति का रिश्ता? ध्रुव से उसे अपने साथ ले चलने की बात कहने के बाद तृप्ति फिर पलटती है और आगे की तरफ बढ़ने लग जाती है। उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वो कहाँ जा रही है। जैसे ही ध्रुव और तृप्ति वहां से निकलते हैं, आस्था जिंदल को उन्हें देखकर इतना गुस्सा आता है कि गुस्से के मारे वो जमीन पर पैर पटकने लगती है। तृप्ति, अभी इसी वक्त यहाँ वापस आओ। लेकिन तृप्ति ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। ये देखकर आस्था जिंदल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इनफैक्ट वो इस समय इतना ज्यादा गुस्से में थी कि गुस्से के मारे वो बेहोश तक हो गई थी। गनीमत थी कि ठीक उसी समय ईशान रेस्टोरेंट से बाहर निकला था। आस्था को बेहोश होता हुआ देखकर वो तुरंत ही भागता हुआ उसके पास जाकर उसकी मदद करता है। कुछ समय के बाद आस्था जिंदल को होश आता है और ईशान को वहां पर देखकर वो तुरंत ही रोने लगती है। तृप्ति, वो तृप्ति उस कमीने के साथ चली गई। ईशान ने अभी अभी अपने फोन पर इंफॉर्मेशन चेक की थी और वाकई में ध्रुव अब रंधावा रियल एस्टेट का लीगल रिप्रेजेंटेटिव था। लेकिन जाहिर सी बात है कि ईशान उस सीक्रेट इंडस्ट्री को नहीं ढूंढ पाया था जिसे ध्रुव ने निहाल को सीक्रेट रखने का ऑर्डर दिया था। वो कमीना नहीं है। पता नहीं क्यों पर ईशान की आंखों में ध्रुव को लेकर इज्जत थी और ये देखकर आस्था जिंदल दंग रह गई थी। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो रही है। ध्रुव ने निशा की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम जानते हो, जब उन दोनों ने अकेले वो रात साथ में बिताई थी तब उन दोनों के बीच क्या हुआ था? तो क्या हुआ? वो दोनों अडल्ट्स हैं, अपना भला बुरा समझते हैं।
जो हुआ वो दोनों की मर्जी से हुआ होगा। और तो और ध्रुव का दिल जीतने के लिए शायद एक लड़की काफी नहीं है। उल्टा मुझे तो लगता है कि तृप्ति जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। मर्दों को नई नई चीजें अच्छी लगती हैं और उनमें लड़कियां भी शामिल हैं। ईशान की बातें सुनकर आस्था हक्की बक्की रह गई थी। अगर आज ये सब कुछ नहीं हुआ होता और ईशान ने ये सब कुछ नहीं कहा होता तो आस्था जिंदल को भी ये पता नहीं चलता कि जिंदल फैमिली में एक ऐसा मेंबर भी मौजूद है जिसके ख्यालात इतने घटिया हैं। ईशान को दूसरी तरफ इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि आस्था अभी भी जमीन पर पड़ी हुई थी, बल्कि वो तुरंत ही अपना फोन निकालता है और सीधा ध्रुव को फोन लगा देता है। ध्रुव और तृप्ति इस तरफ यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचने ही वाले थे कि तभी अचानक से उन्हें ईशान का कॉल आता है। हेलो ध्रुव, मैं ईशान बोल रहा हूँ। इस पल में ईशान पहले के मुकाबले पूरी तरह से बदल चुका था। वो एक्चुअल में ध्रुव के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। कौन ईशान? अच्छा, मैं एक ईशान को जानता तो हूँ। वो एक नौकर हुआ करता था, लेकिन उसे तो पीट पीट कर जान से मार डाला गया था क्योंकि वो नहाते समय एक विधवा औरत को देख रहा था। ये साफ नजर आ रहा था कि ईशान जानता था कि ध्रुव अब एक पावरफुल आदमी है और इसलिए वो ध्रुव के साथ अपने रिश्ते सही करना चाहता है। लेकिन ध्रुव अपने जवाब में और भी कहीं ज्यादा साफ था। ध्रुव को अपने लिए काम करने के लिए हर तरह के टैलेंट्स की जरूरत थी, लेकिन किसी भी कीमत पर उसे ईशान जैसे लोगों की जरूरत नहीं थी। और इसीलिए ईशान से थोड़ी सी बात करने के बाद ध्रुव सीधा फोन रख देता है। इस तरफ ध्रुव को फोन रखता हुआ देखकर ईशान की भौहें भी सिकुड़ जाती हैं। ध्रुव, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो इसलिए तुम मुझे इग्नोर कर सकते हो? कल रंधावा रियल एस्टेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद ईशान बेरहमी से हंसने लग जाता है। यहाँ तक कि आस्था जिंदल जो ईशान के बगल में खड़ी हुई थी वो भी ईशान की बातों को सुनकर कांपने लग जाती है। इस तरफ ध्रुव और तृप्ति यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंच गए थे और तृप्ति का चेहरा अभी भी अपसेट नजर आ रहा था। ध्रुव, तुम मुझे घर लेकर नहीं जा रहे हो? ध्रुव के करीब जाकर तृप्ति अपनी मायूस आवाज में उससे पूछती है। सच पूछो तो ध्रुव भी तृप्ति को घर लेकर जाना चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसका घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया था और उसकी माँ अभी भी होटल में ही रह रही थी। मेरे घर में आग लग गई थी, इसलिए। ओ हाँ, सॉरी, मैं ये भूल कैसे सकती हूँ। तो चलो फिर होटल में चलकर रहते हैं। यूनिवर्सिटी में मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। तृप्ति ध्रुव से कहती है। होटल नाम सुनकर नर्वसनेस में ध्रुव के कान खड़े हो जाते हैं। खैर कुछ समय के बाद ध्रुव और तृप्ति यूनिवर्सिटी के ठीक बाहर आइकॉनिक होटल में पहुंचते हैं। रास्ते भर ध्रुव का दिल जोरों से उसके सीने में धड़क रहा था। बिना किसी शक के तृप्ति इस समय ध्रुव से ज्यादा एक्टिव थी और उसी का ही नतीजा था कि जैसे ही वो लोग होटल में पहुंचे थे तृप्ति ने तुरंत ही रिसेप्शन पर पहुंचकर एक रूम बुक करवा लिया था। ध्रुव होटल रूम का की कार्ड लाता है और नोटिस करता है कि तृप्ति ने बस केवल एक ही रूम बुक किया है। वो मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसीलिए मैं अकेले नहीं रहना चाहती हूँ। अपने होठों को अपने दांतों के बीच में दबाते हुए तृप्ति ध्रुव से कहती है और तृप्ति की बात समझते हुए ध्रुव भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाता है और फिर तृप्ति से बिना कुछ कहे उसके पीछे होटल रूम में जाने लगता है। एक बात तो तय थी कि आज की रात ध्रुव के लिए आसान नहीं होने वाली थी। अब देखना यह था कि ये रात ध्रुव के सब्र का जो इम्तिहान लेने वाली है उसमें ध्रुव किस तरह से खरा उतरता है। आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईशान ऐसा भी क्या करने वाला है और कैसे बिताएंगे ध्रुव और तृप्ति एक साथ एक रात एक ही कमरे में। या कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के पीछे तृप्ति का अपना कोई प्लान चल रहा हो। होटल रूम के अंदर एंटर करने के बाद तृप्ति तुरंत ही अपना कोट उतार देती है और वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। इस तरफ देखना मत। इतना कहने के बाद तृप्ति फिर वॉशरूम के अंदर चली जाती है। यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद ये होटल ज्यादातर कपल्स के लिए ही था और यही वजह थी कि वॉशरूम का दरवाजा भी फ्रॉस्टेड ग्लास का बना हुआ था। बाहर से भले ही किसी को अंदर का साफ साफ ना नजर आता हो, लेकिन कोई भी वॉशरूम के अंदर मौजूद इंसान की आउटलाइन का पता लगा सकता है। और इसीलिए बेड के पास खड़े ध्रुव को भी ये साफ साफ नजर आ रहा था कि तृप्ति अपने कपड़े बदल रही है। वो नजारा इतना ज्यादा हॉट था कि ध्रुव की सांसें अटक गई थीं। कुछ ही समय के बाद तृप्ति नहाती है और फिर खुद को एक टॉवल में लपेटकर वो वॉशरूम से बाहर निकलती है। हालांकि ये बात और थी कि ध्रुव को वहां कमरे में देखकर तृप्ति शर्मा जाती है और शर्म के मारे अपने दांतों के बीच में अपने होठों को दबा लेती है। वो मैं अपने साथ कपड़े लेकर नहीं आई थी, मैं तुम्हारे ही कपड़े पहन लूंगी। तृप्ति की बात सुनकर ध्रुव अपनी गर्दन हिलाता है और फिर
बेडरूम से उसके लिए एक शर्ट लेकर आता है। तो अब तृप्ति ध्रुव की शर्ट पहने हुई थी। ध्रुव की शर्ट ने तृप्ति को अच्छे से ढक लिया था और तृप्ति की भीगी हुई बॉडी से लिपटी उस शर्ट की वजह से तृप्ति अब पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। वेल, तुम बेड पर आराम से सो जाओ। मैं आज रात सोफे पर सो जाऊंगा। तुम वहाँ सोफे पर कैसे सोओगे? तुम यही बेड पर ही मेरे साथ सो जाओ। मेरा मतलब है कि बेड की इस साइड पर मैं सो जाऊंगी और उस साइड पर तुम सो जाना। और खबरदार अगर रात को तुम मेरी साइड में रोल होकर आए तो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तृप्ति अपनी मुट्ठी बांधकर बेड के अपने इलाके को अनाउंस करती है। हालांकि ये बात और थी कि तृप्ति की बात सुनकर ध्रुव थोड़ा सा खुद को धर्म संकट में महसूस कर रहा था। भले ही तृप्ति की बात सुनकर उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया है, लेकिन सच पूछो तो वो खुद भी इस बात के लिए श्योर नहीं था कि वो खुद को कंट्रोल कर पाएगा या नहीं। अभी अभी ही फ्रॉस्टेड ग्लास में तृप्ति के कपड़े बदलने वाला नजारा ही ध्रुव के लिए बहुत ज्यादा सेंसुअल था। इनफैक्ट एक्साइटमेंट के मारे उसका तो दिल ऑलमोस्ट उसके सीने से बाहर आ गया था। ऐसे में रात भर तृप्ति के साथ एक ही बेड पर लेटना ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे पूरी रात चैन से सो पाएगा। खैर, निहाल के अगले दिन होने वाली सभी चीजों के बारे में बताने के बाद निहाल फिर ध्रुव को जल्दी सोने की राय देता है। रंधावा रियल एस्टेट की ओनरशिप बदल गई थी। ये बिना किसी शक के पूरी की पूरी दिल्ली की अगले दिन की सबसे बड़ी खबर थी। यहाँ तक कि अगले दिन कुछ भी हो सकता था और इसलिए निहाल चाहता था कि ध्रुव उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहे। ध्रुव भी फिर अपना फोन ऑफ करके जल्दी से सोने के लिए चला जाता है। तृप्ति भी कुछ ही सेकंड्स में गहरी नींद में सो जाती है। यहाँ तक कि वहाँ बेड पर एक हल्की खुशबू भी आ रही थी। लेकिन फिर कुछ ही समय के बाद अचानक से ही ध्रुव को अपनी बॉडी पर कुछ महसूस होता है। वो नींद में अपनी आंखें खोलता है और नोटिस करता है कि तृप्ति के खूबसूरत पैर उसके और ध्रुव के बीच बनाई हुई लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। और बस केवल इतना ही नहीं, तृप्ति के नाजुक और मुलायम हाथ भी लगातार घूम रहे थे। ध्रुव ये देखकर पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था। उसकी पूरी बॉडी इस समय ऐसे जल रही थी जैसे कि मानो किसी भी पल उसमें लावा फूटने वाला है। जब ध्रुव निशा के साथ था तब वो खुद को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन तृप्ति के साथ वो ऐसा नहीं कर पाएगा। इसके अलावा तृप्ति को ना तो नशे की दवा दी गई थी और ना ही उसने शराब पी थी। वो पूरी तरह से न सिर्फ सोबर थी बल्कि बहुत ज्यादा एक्टिव भी थी। ऐसे में ध्रुव सपने में भी तृप्ति को इस तरह का कोई मूव करता हुआ नहीं सोच सकता था। जाहिर सी बात है कि ध्रुव ने ऑलमोस्ट अपना कंट्रोल खो दिया था। तृप्ति की बॉडी से आने वाली भीनी भीनी खुशबू ने पूरी तरह से ध्रुव को अपने वश में कर लिया था। तृप्ति दूसरी तरफ इसी तरह से कुछ और समय तक ध्रुव को इसी तरह सेड्यूस करती रही और अब ध्रुव करीब करीब पूरी तरह से उसके सडक्शन के सामने सरेंडर करने के कगार पर था। इनफैक्ट ध्रुव पैरों पर खड़ा होकर तृप्ति को अपने खुद के सडक्शन की स्किल्स दिखाने ही वाला था कि तभी अचानक से ध्रुव के उठने से पहले ही तृप्ति उठकर बैठ गई। ध्रुव तृप्ति की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि तृप्ति पूरी तरह से सोबर है और जागी हुई है। और अगर ऐसा है तो अभी अभी वो ध्रुव के साथ क्या कर रही थी? क्या वो उसे टेस्ट कर रही थी? यही सवाल ध्रुव के मन में चल रहा था। मेरा अंदाजा सही था, तुमने मेरी बहन का रेप नहीं किया है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो तुम पर इस तरह का इल्जाम क्यों लगा रही है? तृप्ति की बात सुनकर ध्रुव की बोलती बंद हो जाती है। यहाँ तक कि वो थोड़ा अपसेट भी हो जाता है। उसका अंदाजा सही निकला था, तृप्ति वाकई में उसे टेस्ट कर रही थी। क्या तुम नाराज हो? लेकिन ध्रुव अभी भी तृप्ति की बात का कोई जवाब नहीं देता है। वैसे सच पूछो तो अभी अभी तृप्ति ने ध्रुव के साथ जो कुछ भी किया था उसके बाद ध्रुव का इस तरह का रिएक्शन जायज भी था। ध्रुव के हिसाब से तृप्ति को उस पर इतना भी भरोसा नहीं है कि वो ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता है और इसलिए इस बात को साबित करने के लिए उसे ध्रुव का टेस्ट लेना पड़ा। और अगर तृप्ति को ध्रुव पर भरोसा था ही नहीं तो वो उसके साथ यहाँ तक आई ही क्यों? क्या अपनी माँ से उसने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ बस दिखावा था? यही सवाल ध्रुव के मन में भी चल रहा था और तृप्ति की तरफ अपनी पीठ करते हुए वो बस अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। तृप्ति के इस टेस्ट के बाद क्या ध्रुव तृप्ति को माफ कर पाएगा या फिर ध्रुव की बेगुनाही साबित करने के चलते तृप्ति ध्रुव को ही खो देगी? क्या ध्रुव और तृप्ति के रिश्ते में दरार आ जाएगी? जब तृप्ति देखती है कि ध्रुव वाकई में नाराज है तो उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि वो वाकई में गलत थी और इसीलिए वो तुरंत ही ध्रुव को पीछे से गले लगा लेती है और उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। ध्रुव, आई एम सॉरी। जिंदल फैमिली तुम पर भरोसा नहीं करती है।
चाहे मैं उनसे कुछ भी क्यों ना कह लूं, लेकिन वो लोग इस बात पर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं है कि तुम बेगुनाह हो। कभी कभी तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो पाता है, और इसलिए मैं बस ये प्रूव करना चाहती हूँ कि तुम। तृप्ति की मायूस आवाज सुनकर ध्रुव पलटकर उसकी तरफ देखता है और उसकी आंखों में मौजूद आंसुओं को देखकर ध्रुव का गुस्सा काफी हद तक शांत हो जाता है। तुम गुस्सा मत करो, देखो मैंने ऑलरेडी तुमसे सॉरी बोल दिया है। तृप्ति जानती थी कि उसने गलती की है और इसलिए वो ध्रुव के सामने अब क्यूट बन रही है। इससे पहले कि ध्रुव कुछ कह पाता, तृप्ति एक बार फिर से आगे बढ़ती है और ध्रुव को कस के गले लगा लेती है। तृप्ति के शर्ट के थ्रू ध्रुव को उसके सीने की सॉफ्टनेस महसूस हो रही थी, लेकिन ध्रुव जानता था कि यह कंट्रोल खोने का समय नहीं है। इसलिए तृप्ति को अपनी बाहों में रखे हुए ध्रुव बेड पर लेटता है और तृप्ति अपना सिर ध्रुव के सीने पर रख देती है। ध्रुव फिर अपना हाथ तृप्ति की कमर पर रखता है और धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाता है। फाइनली कुछ समय के बाद तृप्ति सो जाती है और उसकी सांसें गहरी हो जाती हैं। लेकिन इस बार तृप्ति असल में सो गई थी, और वो भी बहुत गहरी नींद में। ध्रुव उसे देखकर स्माइल करता है और धीरे से उसके सिर पर किस कर देता है। ध्रुव और तृप्ति की वो रात बहुत ही शांत थी, लेकिन दिल्ली शहर में वो रात बिना किसी शक के कहीं से भी शांत नहीं थी। इस तरफ ड्रीम बार में निशा एक बार फिर से इसी जगह पर आई थी। उसने काले रंग का कोट पहना हुआ था और उसे देखकर ये साफ समझ में आ रहा था कि उसके साथ जो हादसा हुआ था उस पर उसका बहुत गहरा असर हुआ है। केटीवी में एंटर करने के बाद निशा फिर अपनी हैट और अपना कोट उतारती है और नोटिस करती है कि उसके सामने ऑलरेडी वाइन का एक ग्लास रखा हुआ है। जो आदमी निशा के सामने बैठा हुआ था वो निशा के कॉलेज के टाइम का उसका एक क्लासमेट था, आमोद। निशा आमोद की तरफ देखती है, लेकिन वो उस वाइन ग्लास को नहीं उठाती है। निशा, पिछली बार तुम्हारे साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ था। बहुत कुछ सहा है तुमने। तुम ठीक तो हो ना? आमोद की बात सुनकर निशा बस केवल सिर हिला देती है। निशा बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि ध्रुव ने उसे ना तो गलत तरीके से छुआ है और ना ही उसके साथ कुछ गलत किया है, और इसलिए वो सीधा आमोद की तरफ देखती है। मैं ठीक हूँ। आमोद, तुमने कहा था कि तुम जिंदल फैमिली के लिए पाली स्ट्रीट को हासिल करने में मेरी मदद करोगे, तो क्या तुमने उस मामले को सुलझा लिया? आमोद कॉलेज में निशा का क्लासमेट था। उस जमाने में वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब नहीं थे। निशा एक बहुत ही स्टूडियस लड़की थी जिसका फोकस हमेशा से पढ़ाई पर ही रहता था, और यही वजह थी कि वो हार्डली ही लड़कों के साथ बातें करती थी। वहीं दूसरी तरफ आमोद हमेशा से ही एक एक्टिव और हाई प्रोफाइल लड़का था। लेकिन कॉलेज में ये कोई भी नहीं जानता था कि आमोद शर्मा फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, और उसकी फैमिली दिल्ली की 4 बड़ी फैमिलीज में से एक है। शर्मा फैमिली हमेशा से ही लो प्रोफाइल रही है। एग्जाम्पल के तौर पर उनके फैमिली मेंबर्स में से प्रमोद ने सालों तक गवर्नमेंट के लिए काम किया था, लेकिन बहुत ही कम लोग उसके बारे में जानते हैं। जब निशा पाली स्ट्रीट के मैटर को एक बार फिर से सामने लेकर आती है, तब आमोद का चेहरा सीरियस हो जाता है। निशा, चाहे मैं तुम्हारी कितनी ही मदद क्यों ना करना चाहूँ, लेकिन सच तो ये है कि रंधावा रियल एस्टेट के मालिक अब दूसरे लोग हैं, और मैं अभी भी एक ऐसा तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि मैं उस जमीन को हासिल कर सकूं। ये तुम क्या कह रहे हो? विजेंद्र रंधावा ने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया था। वो रंधावा रियल एस्टेट तो अब रंधावा फैमिली का ही होना चाहिए ना? ये सच है, लेकिन एक सच ये भी है कि रंधावा फैमिली ने उसे एक आउटसाइडर को दे दिया है। आमोद की बात सुनकर निशा काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। उन्होंने वो किसी और को दे दिया? कौन है वो खुशनसीब इंसान? ध्रुव गिल। आमोद की बात सुनकर शॉक के मारे निशा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और उसे अपने ही कानों पर भरोसा नहीं हो पाता है। वो इंसान ध्रुव कैसे हो सकता है? यही सवाल निशा के मन में चल रहा था। तुम चिंता मत करो निशा, हम पाली स्ट्रीट में मौजूद एस्टेट को वापस हासिल करने में तुम्हारी मदद करेंगे। साम दाम दंड भेद, चाहे हमें कुछ भी इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम तुम्हें उसे वापस दिलाकर ही रहेंगे। ट्रस्ट मी। इतना कहने के बाद आमोद फिर अपना ग्लास निशा के ग्लास से टकराकर चीयर्स करता है। निशा के चेहरे पर इस समय कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस थे। इस समय जो सिचुएशन चल रही थी, निशा उससे अच्छी तरह से वाकिफ थी। शर्मा फैमिली मेजर फैमिलीज में से एक थी, और यही वजह थी कि रंधावा रियल एस्टेट उनके सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन शक्तिशाली शर्मा फैमिली के सामने जिंदल फैमिली बस केवल एक चींटी के बराबर थी, और इसलिए पाली स्ट्रीट की एस्टेट को हासिल करने के लिए निशा को ना चाहते हुए भी आमोद शर्मा की मदद लेने की जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि एक वही है जो जिंदल फैमिली को उसकी खोई हुई रेप्यूटेशन वापस दिला सकता है। क्या आमोद और शर्मा परिवार जिंदल फैमिली की खोई हुई रेप्यूटेशन को वापस दिला पाएंगे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि निशा की मदद करने के पीछे
आमोद का अपना कोई मकसद है। थैंक यू पुराने दोस्त। क्या हम बस केवल पुराने दोस्त हैं? आमोद के सवाल के पीछे छिपे हुए शब्दों का मतलब समझकर निशा एक पल के लिए दंग रह गई थी, लेकिन फिर कुछ ही समय के बाद वो खुद पर काबू भी पा लेती है। काम होने के बाद मैं तुम्हें डिनर के लिए ले जाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारे डैड अब्रॉड से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ रहे हैं। जब वो वापस आएंगे तब मुझे उन्हें शर्मा फैमिली में इनवाइट करने में बहुत खुशी होगी, ताकि हम लोगों के बीच में बातचीत हो सके। आमोद की बात सुनकर निशा इस समय वाकई में हक्की बक्की रह गई थी। वो अच्छे से जानती थी कि अब्रॉड जाकर पढ़ना तो बस केवल एक बहाना है। हर कोई जानता था कि अब्रॉड में जो नॉलेज हासिल की जाती है जरूरी नहीं कि वो घर पर भी कारगर साबित हो। पर ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है कि शर्मा फैमिली की इंडस्ट्रियल सप्लाई अभी बहुत ही बड़े पैमाने पर है और इसलिए उनके पास किसी भी नई टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। जाहिर सी बात है कि आमोद जिंदल फैमिली को एक और मौका दे रहा है हमारे फ्यूचर के लिए। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ध्रुव की आंख खुल जाती है। हालांकि ये बात और थी कि तृप्ति ध्रुव से पहले ही जाग चुकी थी। ध्रुव एक 4 स्टार होटल के सबसे ज्यादा आलीशान स्वीट में रह रहा था, जो 80 स्क्वायर मीटर्स की स्पेस से कहीं ज्यादा बड़ा था। वहाँ स्वीट में एक बड़ा सा लिविंग रूम और स्टडी मौजूद थी। इसके अलावा वहाँ पर एक किचन भी थी। जैसे ही ध्रुव अपनी नींद से जागता है उसे खाने की खुशबू आती है। वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि तृप्ति नाश्ता बना रही है। हालांकि ये बात और थी कि ये पूरी तरह से साफ था कि तृप्ति ने जो नाश्ता बनाया था वो जल गया था। किचन में खाना बनाने की अपनी नाकाम कोशिश से तृप्ति थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गई थी और जब वो पीछे पलटकर देखती है तब वो नोटिस करती है कि ध्रुव ऑलरेडी जाग गया है। ध्रुव और तृप्ति अपना नाश्ता एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी उस समय ध्रुव को अभिमन्यु का फोन आता है। अभिमन्यु, कोई प्रोग्रेस? ध्रुव एक सेकंड के लिए भी ये नहीं भूला कि मालिनी अभी भी पुलिस स्टेशन में है। इनफैक्ट अभिमन्यु ने ध्रुव को फोन ही मालिनी के बारे में बात करने के लिए किया था। ध्रुव, कल रात कोई मालिनी को यहाँ से बचा कर ले गया। अभिमन्यु की बात सुनकर शॉक्ड ध्रुव की आंखें खुली की खुली रह गई थी। क्या? उसे पुलिस स्टेशन से कौन लेकर गया? ध्रुव ये सोच भी नहीं सकता था कि कोई और उससे पहले मालिनी को पुलिस स्टेशन से छुड़ाकर ले गया। मुझे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है। अभिमन्यु दिल्ली शहर का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था और यही वजह थी कि इस समय उसके जवाब ने ध्रुव को सरप्राइज कर दिया था। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि खुद आपको भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है? हाँ, वो लोग जो कोई भी थे वो रात में ही मालिनी को यहाँ से ले गए हैं। हालांकि ये बात और थी कि अभिमन्यु के इस जवाब से ध्रुव खुश नहीं हुआ था। अभिमन्यु, क्या आप मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? दिल्ली आपका एरिया है, तो फिर आपके नाक के नीचे क्या हो रहा है इसके बारे में आपको कैसे नहीं पता? अगर कहीं और क्या हो रहा है इसके बारे में अभिमन्यु को पता नहीं होता तो ध्रुव ये मान सकता था, लेकिन दिल्ली में अभिमन्यु रहेजा का स्टेटस किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था और ऐसे में उसे इस बारे में पता ना होना ध्रुव को कुछ भी नहीं कहता है। जैसे ही ध्रुव निहाल के साथ अपने डिस्कशंस को खत्म करता है उसे अपने स्वीट के दरवाजे पर एक नॉक सुनाई देती है। अभी बिजी हूँ, बाद में आना। ध्रुव को लगा था कि वो होटल का वेटर होगा जो कि नाश्ता डिलीवर करने के लिए आया होगा, लेकिन ध्रुव के इतना बोलने के बाद भी दरवाजे पर नॉक की आवाज जारी रहती है और ये देखकर ध्रुव की भौहें सिकुड़ जाती हैं। आखिर कौन होगा दरवाजे पर? कहीं ध्रुव के लिए कोई नई मुसीबत तो नहीं खड़ी होने वाली है? और कहाँ है मालिनी? क्या इन सभी सवालों का आपस में कोई संबंध है? दरवाजे पर हो रही लगातार नॉक की वजह से ध्रुव कंफ्यूज्ड हो गया था और इसलिए फिर वो अगले ही पल अपनी जगह से उठता है और दरवाजे की तरफ जाकर पीप होल के थ्रू झांकता है। वो जानना चाहता था कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है। हालांकि ये बात और थी कि जब ध्रुव पीप होल के थ्रू झांकता है तो वहां बाहर उसे कोई भी नजर नहीं आता है। किसी को भी बाहर ना देखकर ध्रुव फिर इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता है और पलटकर वापस अपनी जगह पर आ जाता है। लेकिन तभी एक बार फिर से कोई दरवाजे पर नॉक करता है। ये सुनकर ध्रुव की भौहें एक बार फिर से सिकुड़ जाती हैं और इस बार वो जाकर दरवाजा खोल देता है। अजीब बात ये थी कि अभी भी बाहर कोई नहीं था। ध्रुव को समझते देर नहीं लगती कि ये कोई प्रैंक नहीं है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां डोर नॉब पर एक बॉक्स लटक रहा था। कौन है ध्रुव? कोई नहीं। तृप्ति के इतना कहने के बाद ध्रुव फिर डोर नॉब से उस बॉक्स को निकालता है और ध्यान से उसे चेक करता है। हालांकि ये बात और थी कि जैसे ही ध्रुव उस बॉक्स को खोलता है डर के मारे उसका कलेजा मुंह में आ जाता है। डर के मारे घबराते हुए ध्रुव एक बार फिर से ध्यान से पूरे कॉरिडोर को देखता है, लेकिन वो कॉरिडोर अभी भी पहले की ही तरह खाली पड़ा हुआ था। ध्रुव, क्या हुआ? तुम कब से वहाँ दरवाजे पर खड़े हुए हो? सब ठीक तो है ना? तृप्ति को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले कि तृप्ति दरवाजे तक आ पाती ध्रुव पहले ही उसे रोक देता है। ध्रुव नहीं चाहता था कि तृप्ति बाहर आए और उस बॉक्स को देखकर डर जाए। अरे मैंने बोला ना कुछ भी नहीं है।
तुम बेकार में परेशान हो रही हो। अच्छा सुनो, मुझे अभी जाना होगा क्योंकि कुछ अर्जेंट काम आ गया है। मैं यूनिवर्सिटी में तुमसे मिलता हूँ। तुम नाश्ता करने के बाद सीधा यूनिवर्सिटी जाना, मैं बाद में आकर तुमसे मिलता हूँ। इतना कहने के बाद ध्रुव हड़बड़ाहट में स्वीट से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद वो फिर से उस बॉक्स के कवर को हटाता है। ध्रुव के बॉक्स में से कवर हटाते ही उस बॉक्स के अंदर कटी हुई 2 उंगलियां नजर आने लगती हैं। इसके अलावा बॉक्स पर सूखा हुआ खून भी लगा हुआ था। ध्रुव ने आज से पहले कभी भी किसी की उंगलियां नहीं काटी थी, लेकिन फिर भी वो ये अच्छे से जानता था कि कटी हुई उंगली और ह्यूमन ब्लड कैसा नजर आता है। और यही वजह थी कि ध्रुव को समझते देर नहीं लगती कि वो उंगलियां किसी ऐसे ह्यूमन से काटी गई हैं जो अभी भी जिंदा है। और तो और ध्रुव इस बात के लिए भी श्योर था कि उंगलियां किसी लड़की की हैं। जैसे ही ध्रुव को इस बात का एहसास होता है, वो डर और घबराहट के मारे कांप जाता है और तुरंत ही निहाल को फोन लगाता है। ध्रुव की बात सुनकर निहाल 1 सेकंड भी नहीं गंवाता और जल्दी से होटल पहुंच जाता है। मिस्टर गिल, क्या आपने हाल ही में कोई दुश्मन बनाए हैं? नहीं। इस समय ध्रुव का इकलौता दुश्मन तो ईशान जिंदल ही होना चाहिए था, है ना? लेकिन ईशान ने पिछली रात फाइनेंशियल न्यूज में देखा था कि ध्रुव क्या कर सकता है। ईशान एक बहुत ही स्मार्ट आदमी था और इसलिए जहां तक है वो दोबारा से ध्रुव के साथ पंगा नहीं लेगा। ध्रुव की बात सुनकर निहाल फिर कुछ पलों के लिए सोच में पड़ जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये उंगलियां किसकी हैं? निहाल की बात सुनकर ध्रुव की भौहें और भी ज्यादा सिकुड़ जाती हैं और वो कुछ पलों के लिए सोच में पड़ जाता है। मुझे 2 पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। या तो ये उंगलियां मालिनी की हो सकती हैं या फिर रमोना शेट्टी की। ध्रुव इस बात को लेकर बहुत ज्यादा श्योर नहीं था क्योंकि ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज ना के बराबर थी। मालिनी के दुश्मन ना के बराबर हैं। वहीं दूसरी तरफ रमोना ने वैसे तो बहुत से लोगों को नाराज किया है, लेकिन फिर भी वो हिलवुड कैसीनो की बॉस थी। इसके अलावा वो शिखर गुलाटी के लिए भी काम करती थी। ऐसे में बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो उसे चोट पहुंचाने के बारे में सोच सकते होंगे। कहीं ये काम शिखर गुलाटी का तो नहीं है? नो वे, मैंने तो उल्टा उसकी मदद ही की थी, उसके सबसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को रास्ते से हटाकर। ये काम उसका नहीं हो सकता है। ध्रुव को इन सब में शिखर गुलाटी का हाथ होने की पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी। मिस्टर गिल, हम अमीर लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो नियम और उसूलों को फॉलो करें। एग्जाम्पल के तौर पर शिखर को ही ले लीजिए। अगर वो जगह के साथ निपटना चाहता है और साथ ही साथ आप उसके सबऑर्डिनेट को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हो सकता है कि उसका अगला टारगेट आप हो। और तो और जगह को टारगेट करते वक्त काफी हद तक आपने उसकी रेपुटेशन का फायदा उठाया है और ये एक्चुअल में उसके लिए काफी बेइज्जती वाली बात है। निहाल की बात सुनकर ध्रुव उसकी बातों पर गौर करते हुए ध्यान से उसे देखता है। एक बात तो तय थी कि बिना किसी शक के निहाल बाकी सबसे कहीं ज्यादा चीजों को समझता और जानता है। जरा 1 मिनट रुकना। इतना कहने के बाद ध्रुव अपना मोबाइल फोन निकालता है और उसमें देखता है। जैसा कि ध्रुव ने एक्सपेक्ट किया था, रमोना ने उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया था। ध्रुव फिर रमोना के फेसबुक पेज को ओपन करके उसे देखता है और जैसा उसने सोचा था, फेसबुक पर कुछ देर तक चेक करने के बाद ध्रुव को पता चलता है कि वो दोनों उंगलियां रमोना शेट्टी की ही हैं। किसी भी खूबसूरत लड़की की तरह रमोना को भी खुद की फोटोज पोस्ट करना अच्छा लगता था और रमोना की फोटोज को ध्यान से और करीब से देखने के बाद ध्रुव इस बात को कंफर्म कर सकता था कि वो दोनों उंगलियां रमोना शेट्टी की ही हैं। लगता है कि हिलवुड में इस समय सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। निहाल की बात सुनकर ध्रुव अभी कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसका फोन बजता है और फोन की कॉलर आईडी देखकर ध्रुव की भौहें सिकुड़ जाती हैं। आखिर किसका है वो फोन कॉल और क्या हुआ है रमोना को? कौन है उसकी इस हालत का जिम्मेदार? अपने फोन की कॉलर आईडी पर एक अनजान नंबर देखकर ध्रुव कंफ्यूज हो जाता है और कॉल रिसीव करता है। कॉल को रिसीव करते ही ध्रुव को दूसरी तरफ से एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज सुनाई देती है। मिस्टर गिल, ये पहली बार है कि जब हम इस तरह से बात कर रहे हैं। वैसे मैं चाहता तो नहीं था कि मैं आपसे इस तरह से बात करूं, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। वो अधेड़ उम्र का आदमी कोई और नहीं बल्कि शिखर गुलाटी था। शिखर गुलाटी की भारी आवाज सुनकर ही ध्रुव को समझते देर नहीं लगती कि वो एक बहुत ही पावरफुल आदमी है। तो क्या चाहिए आपको? हालांकि ध्रुव रमोना शेट्टी के बहुत ज्यादा करीब नहीं था, लेकिन एक बात तो तय थी कि शिखर गुलाटी के इरादे साफ समझ में आ रहे थे, क्योंकि वैसे भी उसने रमोना शेट्टी को किडनैप करके उसकी उंगलियां काटी हैं। मैं लालची आदमी नहीं हूँ मिस्टर गिल। मेरे सोर्सेज के अकॉर्डिंग आपका पैसा हिलवुड कैसीनो से नहीं आया है। मुझे नहीं पता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पीछे हट जाएंगे और हिलवुड कैसीनो के मामले में दखल नहीं देंगे। शिखर गुलाटी फिर एक गहरी सांस लेता है और कुछ पलों के लिए खामोश रहता है। जग्गा और मैं इतने सालों से लगातार दिल्ली में सबसे टॉप पर आने के लिए काम करते रहे हैं। इनफैक्ट हम दोनों ही ये बात अच्छे से जानते थे कि पाली स्ट्रीट एक बहुत ही छोटा एरिया है और वहाँ पर बस केवल हम ही 2 बिग शॉट्स हैं, और इसीलिए हम दोनों ही इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि अगर हम दोनों को वहाँ पर सरवाइव करना है तो उसके लिए हम दोनों को साथ में काम करना होगा।
लेकिन जग्गा का राज खत्म करने के लिए तुमने जो मेरा इस्तेमाल किया है उसकी वजह से अब मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ। पाली स्ट्रीट की पुलिस मुझ पर और जग्गा दोनों पर नजर रखती थी, लेकिन अब जब जग्गा नहीं है तो उन सब का फोकस बस केवल मुझ पर ही है। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पीछे हट जाएंगे और मेरे लिए और मुश्किलें खड़ी नहीं करेंगे। ध्रुव से अपनी बात कहते हुए शिखर गुलाटी के शब्द वैसे बहुत ही सिंपल थे, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा था वो केवल एक सिंपल रिक्वेस्ट नहीं थी, बल्कि उसकी बातों में एक वार्निंग छुपी हुई थी, और ये बात ध्रुव को पसंद नहीं आई थी। और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं करूंगा। मैं तो बस आपको याद दिला रहा हूँ मिस्टर गिल, रूल्स रमोना ने तोड़े हैं और ये माया गैंग की तरफ से उन रूल्स को तोड़ने की सजा है। इतना कहने के बाद शिखर गुलाटी एक गहरी सांस लेता है और एक बार फिर से कुछ समय के लिए खामोश रहता है। मिस्टर गिल, कभी कभी दूसरों की भलाई करने से आपका खुद का फायदा होता है। वैसे भी सोसाइटी में बहुत से अमीर लोग हैं और हम सभी अपने अपने तरीकों से पैसे कमा रहे हैं। ऐसे में चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है ना? शिखर गुलाटी ने जो कुछ भी कहा था वो काफी कन्विंस करने वाला था और उसकी बात कहीं ना कहीं ठीक भी लग रही थी। ध्रुव से अपनी बात कहने के बाद शिखर गुलाटी फिर सीधा फोन काट देता है। हालांकि ध्रुव इस बात को समझता था कि शिखर गुलाटी ने उसे पोलाइट शब्दों में धमकी दी है, लेकिन फिर भी वो बस केवल स्माइल कर देता है। वाकई इस दुनिया में बहुत से अमीर लोग मौजूद हैं, लेकिन बस एक ही है जो गिल फैमिली के जितना ही अमीर है। शिखर गुलाटी के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है, सब कुछ। ध्रुव की बात सुनकर निहाल हाँ में अपनी गर्दन हिलाता है और फिर ध्रुव निहाल को वो बॉक्स पकड़ाता है। सबसे बेस्ट हॉस्पिटल को कांटेक्ट करो, कोई तरीका ढूंढो जिससे रमोना की उंगलियों को वापस से अटैच किया जा सके। ठीक है, मैं तुरंत ही अब्रॉड के सबसे फेमस सर्जन्स को कांटेक्ट करता हूँ और साथ ही साथ मैं इस बॉक्स को सबसे बेस्ट हॉस्पिटल भी भेज दूंगा ताकि ये सेफ रहे। निहाल फिर ध्रुव के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए सबसे बेस्ट सर्जन्स को कांटेक्ट करता है, लेकिन उन सर्जन्स के अकॉर्डिंग रमोना की उंगलियों को उसके शरीर से वापस जोड़ने का सक्सेस रेट काफी हद तक 0% है। ध्रुव इस तरफ रमोना को एक बार फिर से एक और मैसेज भेजता है, लेकिन अभी भी उसे रमोना की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। मिस्टर ध्रुव, आप उसकी वजह से पीछे मत हटिए। निहाल ध्रुव को याद दिलाता है। वो ये बता सकता था कि ध्रुव को रमोना की परवाह नहीं थी। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। ध्रुव ने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। रंधावा रियल एस्टेट को छोड़ दीजिए मिस्टर गिल और मैं रमोना को जाने दूंगा। वो मैसेज शिखर गुलाटी ने भेजा था और उस मैसेज को देखकर ध्रुव अभी कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे एक और मैसेज आता है। नहीं तो मैं आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं करूंगा मिस्टर गिल, लेकिन रमोना की जान लेने में मुझे बहुत खुशी होगी। ध्रुव के साथ साथ निहाल भी उन मैसेजेस को पढ़ता है और उन मैसेजेस को पढ़कर वो घबरा जाता है। मिस्टर गिल, अब हम क्या करेंगे? रंधावा रियल एस्टेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ध्रुव भी इस समय अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ा रहा था। उसने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शिखर गुलाटी उसके अगेंस्ट जाएगा। साथ ही साथ ध्रुव ये भी जानता था कि शिखर गुलाटी के साथ निपटना आसान नहीं होगा। इसके अलावा रमोना शेट्टी के अलावा ध्रुव दिल्ली की किसी भी अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस में से किसी को भी नहीं जानता था। ऐसे में इस सिचुएशन से बाहर निकलने का ध्रुव को कोई भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। अब क्या करेगा ध्रुव? क्या शिखर गुलाटी की धमकी से वो रंधावा रियल एस्टेट को छोड़ देगा, या फिर रंधावा रियल एस्टेट के लिए वो रमोना शेट्टी की कुर्बानी दे देगा, या वो कोई तीसरा रास्ता निकालेगा जिससे वो रमोना शेट्टी और रंधावा रियल एस्टेट दोनों को बचा ले? हम फिलहाल के लिए रंधावा रियल एस्टेट को जाने देंगे। जरा मुझे इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट देना। ध्रुव की बात सुनकर निहाल तुरंत ही उसे पिछले क्वार्टर की इकोनॉमिक रिपोर्ट पकड़ा देता है। मिस्टर गिल, आपका प्लान क्या है? ओह बाय द वे, मैंने कुछ रूमर्स सुने हैं जो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाए हैं, लेकिन सुनने में आया है कि दिल्ली में अभी कुछ दिनों पहले एक अलायंस फॉर्म हुआ है और उसमें रंधावा फैमिली के मेंबर्स और माया गैंग के लोग शामिल हैं। मुझे लगता है कि वो आपको दिल्ली से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब से दिल्ली में जो लोग अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं उनके पास बस केवल 2 ही रास्ते होंगे। कौन से 2 रास्ते? पहला रास्ता मेरे बनाए हुए रूल्स को फॉलो करना, और दूसरा रास्ता दूसरा रास्ता है ही नहीं। जो कोई भी दूसरा रास्ता फॉलो करेगा वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इतना कहकर ध्रुव हल्का सा हंसता है और ध्रुव की बात सुनकर निहाल भी स्माइल करता है। उसके हिसाब से आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। इस तरफ इंपीरियल रंधावा रियल एस्टेट में रंधावा फैमिली में देवेंद्र रंधावा अपने सामने मौजूद आदमी को देख रहा था और फिर वो वहाँ पर मौजूद बाकी सबको देखता है। अब सबने ये नोटिस कर लिया है, ध्रुव ने पिछले 2 हफ्तों में जो कुछ भी किया है वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है।
अगर उसे थोड़ा और समय मिल जाएगा तो हो सकता है कि वो पूरी की पूरी दिल्ली पर राज कर ले। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, समझदार आदमी 100 कदम आगे की सोचकर चलता है। लेकिन रंधावा फैमिली भी कोई मामूली फैमिली नहीं है। हमें रंधावा रियल एस्टेट जैसी कंपनी की कोई परवाह नहीं है, लेकिन इस शहर में जो कुछ भी हो रहा है वो अभी नहीं तो बाद में हम पर भी असर डालेगा। ध्रुव ने अपने इन्फ्लुएंस को बहुत ही ज्यादा फैला रखा है और मैं श्योर हूं कि उसका निशाना बस केवल रंधावा फैमिली नहीं है। अगर आप और बाकी सब हमें ज्वाइन करते हो तो रंधावा फैमिली फ्यूचर में कभी भी आप लोगों के इस कंट्रीब्यूशन को नहीं भूलेगी। ऑफ कोर्स इस समय इन सब के पीछे बस केवल एक ही आदमी है, वही है असली बिग शॉट और उसका इकलौता मकसद ध्रुव की बर्बादी है। हर कोई इंपीरियल रंधावा एस्टेट को देख रहा था। इस समय सभी बड़े और जाने माने लोग वहां पर एक ही मकसद के लिए इकट्ठा हुए थे। वो सब के सब वहां पर ध्रुव को बर्बाद करने के लिए आए हुए थे। पॉलिटिक्स, बिजनेस वर्ल्ड और यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड के भी सभी बड़े और जाने माने नाम वहां पर मौजूद थे। वो सब के सब साथ में बस एक ही आदमी के अगेंस्ट जाने के लिए आए थे और उनमें से ज्यादातर तो रंधावा फैमिली से भी कहीं ज्यादा पावरफुल थे। लेट्स हैव अ टोस्ट। फ्यूचर में हम सब इस अलायंस में एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन शायद लोगों ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया था और इसलिए हर कोई इस समय खामोश था। ये देखकर ठीक उसी समय पर उस बड़ी सी टेबल पर बैठा एक आदमी धीरे से अपनी जगह पर खड़ा होता है। ध्रुव को खत्म कर दो और मैं हर आदमी को 500 करोड़ दूंगा। उस आदमी के इतना कहते ही वहां पर जैसे उथल पुथल सी मच जाती है। वहां पर दर्जनों लोग मौजूद थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर रहा है ध्रुव को दिल्ली से निकालने की इतनी बड़ी कीमत। और ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है कि अपनी बात कहते हुए उस आदमी ने एक भी पल के लिए अपनी पलक तक नहीं झपकाई थी। उन सभी के हिसाब से ये होती है असली पावर। और इसके साथ अचानक से ही हर कोई चीयर्स में अपने अपने ग्लासेस को उठा लेता है। ध्रुव को बर्बाद कर दो, चलो ध्रुव को बर्बाद करते हैं। वो सब के सब तेज आवाज में यही चिल्ला रहे थे। पैसा बहुत कुछ बदल सकता है और इसीलिए उनके दुश्मन भी उनसे अलग नहीं थे। 2 घंटों के बाद इस तरफ ध्रुव को फाइनली उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है और ध्रुव नोटिस करता है कि वो मैसेज रमोना का था। ध्रुव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने शिखर गुलाटी की बात पर भरोसा क्यों कर लिया? उसकी मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत भी नहीं है। उसके कहने पर तुम रंधावा रियल एस्टेट को अपने हाथ से जाने मत देना। रंधावा रियल एस्टेट की कीमत अरबों रुपयों की है। रमोना का मैसेज पढ़कर ध्रुव को समझते देर नहीं लगती कि वो ध्रुव के सामने बहादुर बन रही है ताकि ध्रुव कोई गलत फैसला न ले ले। खरबों? पूरा का पूरा दिल्ली ही हजारों करोड़ों खरबों का है। ध्रुव अब ये जान चुका था कि रमोना बिल्कुल ठीक है और इसीलिए वो फिर निहाल की तरफ देखता है। निहाल, वक्त आ गया है, चलो रंधावा रियल एस्टेट चलते हैं। हालांकि ये बात और थी कि ध्रुव की बात सुनकर कंफ्यूजन में निहाल की भौहें सिकुड़ गई थी। मिस्टर गिल, इस समय रंधावा रियल एस्टेट जाना बिना किसी शक के शिखर गुलाटी को उकसाने वाला काम होगा। अपनी जुबान से पीछे हटना एक ऐसा काम नहीं है जो आपको करना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में बस केवल एक ही चीज है जो मुझे नहीं करनी चाहिए और वो है गिल फैमिली के अगेंस्ट जाना। ध्रुव की बात सुनकर निहाल काफी हैरान हो जाता है। मिस्टर गिल, क्या आपके पास एक प्लान है? प्लान तो है, लेकिन अच्छा प्लान नहीं है। इतना कहने के बाद ध्रुव फिर अपना फोन निकालता है और जयदेव को एक मैसेज करता है। वेल, तैयार हो जाओ, समय आ गया है जब सबका ध्यान भटका कर मुसीबत को टाला जा सके। आखिर क्या है ध्रुव का प्लान और ध्रुव के इस फैसले के बाद शिखर गुलाटी का अगला कदम क्या होगा? क्या ध्रुव का ये फैसला रमोना की जान को खतरे में डाल देगा? और कौन था वो आदमी जिसने ध्रुव को बर्बाद करने के लिए दूसरे बिजनेस पार्टनर ऐसे पानी की तरह बहा दिए? पहले तो निहाल को लगा था कि ध्रुव रंधावा रियल एस्टेट को हाथ से जाने देगा, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ध्रुव के एम्बिशन के बारे में कुछ भी जानता ही ना हो। उसी समय रंधावा रियल एस्टेट के बाहर हर कोई इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैरान और हक्का बक्का था। क्या हो रहा है? क्या इंचार्ज जल्द ही यहाँ पर आने वाले हैं? मैंने सुना है कि जिसने रंधावा रियल एस्टेट को टेक ओवर किया है वो एक जवान लड़का है जो कि बस केवल 21 या 22 साल का ही है। एक जवान लड़का? कहाँ से सुनी है न्यूज तुमने? सुनने में ही बकवास लग रही है। हर कोई इस बात को मानता था कि 21-22 साल के एक लड़के का एक कंपनी को टेक ओवर करना इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ हिलवुड कैसीनो के पास एक विला में शिखर गुलाटी सोफे पर बैठा हुआ था। सच पूछो तो उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रमोना की वजह से ध्रुव वाकई में रंधावा रियल एस्टेट को अपने हाथ से जाने देगा। लेकिन रमोना के उस विला से निकलते ही उसे एक और रिपोर्ट मिली थी जिसके बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था।
मिस्टर गुलाटी, ध्रुव एक बार फिर से रंधावा रियल एस्टेट को टेक ओवर करने जा रहा है। ध्रुव का सरेंडर करना ये इम्पॉसिबल था, बल्कि उल्टा ध्रुव ने न सिर्फ रंधावा रियल एस्टेट की कंपेटिटर्स को टेक ओवर कर लिया था, बल्कि उसे अब खुद के लिए रंधावा एस्टेट चाहिए था। क्या? अपने आदमी की रिपोर्ट सुनकर शिखर गुलाटी काफी ज्यादा शॉक्ड था और उसकी भौहें गहराई में सिकुड़ गई थी। ये सब बिल्कुल सच है। हमारे आदमी इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जा रहे हैं। इस ध्रुव की हिम्मत कैसे हुई आपको बेवकूफ बनाने की मिस्टर गुलाटी? लगता है वो जीना नहीं चाहता है। अपने आदमी की बात सुनकर शिखर गुलाटी और भी ज्यादा अपसेट हो जाता है। क्या तुमने वहाँ पर किसी को भेजा है? शिखर गुलाटी की बात सुनकर वो आदमी जिसके चेहरे पर घाव का निशान था, वो हाँ में अपनी गर्दन हिलाता है। हाँ, आज वहाँ रंधावा रियल एस्टेट में एक लड़ाई होने वाली है। रंधावा फैमिली को इस मैटर से निपटने दो। शिखर गुलाटी की भौहें और भी कहीं ज्यादा गहराई में सिकुड़ गई थी और उसकी आंखों में खून सवार होता नजर आ रहा था। उसने अब तय कर लिया था कि उसे ध्रुव का काम हर हाल में तमाम करना ही करना है, नहीं तो चीजें और भी कहीं ज्यादा बदतर हो जाएंगी। शुरुआत में उसने ध्रुव को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन दिल्ली में आज जो अलायंस बना था उसके बाद वो अच्छे से जानता था कि ध्रुव एक ऐसा आदमी नहीं है जिसे हल्के में लिया जा सके। इतने सालों में दिल्ली का कोई भी ऐसा बिजनेसमैन नहीं था जिसे सीरियसली लिया गया हो, लेकिन अब हर कोई एक्चुअल में साथ आया था सिर्फ और सिर्फ ध्रुव के अगेंस्ट जाने के लिए। जहाँ एक तरफ इसका ये मतलब हुआ कि ध्रुव से बहुत लोग नफरत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसका ये भी मतलब हुआ कि ध्रुव इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो सबको अपना दुश्मन बना ले। मैंने सभी जरूरी इंतजाम कर दिए हैं। शेखर गुलाटी का आदमी रंधावा फैमिली को इन्फॉर्म करता है। देवेंद्र रंधावा इस समय अपने चेहरे पर स्माइल के साथ खड़ा हुआ था। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ध्रुव अभी भी रंधावा रियल एस्टेट को गिव अप नहीं करेगा। आज वो चाहता था कि रंधावा रियल एस्टेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ध्रुव पूरी दुनिया के सामने अपनी जान की भीख मांगे। बहुत ही जल्द ध्रुव भी रंधावा रियल एस्टेट पहुंच जाता है और ध्रुव के पहुंचते ही रंधावा रियल एस्टेट के बाहर मौजूद रिपोर्टर्स भी तुरंत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। वो रहा, वो आ गया। वेलकम मिस्टर गिल। ये तो वाकई में एक कॉलेज स्टूडेंट है। सभी रिपोर्टर्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और ध्रुव की फोटोज लेने के लिए वो सब के सब उसके पीछे पीछे जा रहे थे। निहाल उन सभी रिपोर्टर्स के व्यू से ध्रुव को ब्लॉक करता है और उसे सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में लेकर जाता है। कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद हर कोई रंधावा रियल एस्टेट का शेयर होल्डर था और उस समय ध्रुव को वहाँ पर देखकर सबके चेहरों पर नफरत के एक्सप्रेशंस आ गए थे। किसी को भी ध्रुव की कोई भी परवाह नहीं थी। मिस्टर गिल, फाइनली आप आ गए। दरवाजे पर देवेंद्र रंधावा कहता है। हालांकि ये बात और थी कि ध्रुव ये बता सकता था कि देवेंद्र रंधावा की ये स्माइल झूठी है और उसे ध्रुव का वहां आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। और सच पूछो तो ध्रुव जानता था ये होना ही है। आफ्टर ऑल उन लोगों के हिसाब से वो दिल्ली में नया है, लेकिन उसके बावजूद उसने रंधावा रियल एस्टेट में आने की हिम्मत की है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि सभी उसकी काबिलियत पर शक करेंगे। क्या हो रहा है मिस्टर गिल? आपको क्या लगता है कि और क्या ही होगा? इन शेयर होल्डर्स को आपकी काबिलियत पर कहीं ना कहीं शक है। आफ्टर ऑल ये सब के सब रंधावा रियल एस्टेट से इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं और इसीलिए ये सब ऐसे ही किसी को कंपनी को हैंडओवर करने में खुश नहीं है। अच्छा, ध्रुव ये बात अच्छे से जानता था कि असल में हिचकिचाहट तो देवेंद्र रंधावा को हो रही है। देवेंद्र रंधावा ने कुछ दिनों पहले ध्रुव के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की थी, लेकिन ध्रुव ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था और उसी का ही नतीजा था कि आज देवेंद्र रंधावा ध्रुव के साथ अपना बदला लेने वाला था। देवेंद्र रंधावा अच्छे से जानता था कि अगर आज वो ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा और उसने कुछ भी नहीं किया तो रंधावा फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और इसीलिए उसने तय कर लिया था कि आज वो ध्रुव का किस्सा खत्म करके ही रहेगा। आखिर क्या है देवेंद्र रंधावा का प्लान? क्या ध्रुव एक बार फिर से सबको मात देने में कामयाब हो पाएगा? और क्या होगी शिखर गुलाटी की अगली चाल? क्या ध्रुव सही समय पर उसके इरादों को समझकर उससे बच पाएगा? देखो ध्रुव, हम तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर एक इन्वेस्टर अपने इंटरेस्ट्स और प्रॉफिट्स के बारे में सोचता है। चलो मैं तुम्हारे लिए चीजें आसान कर देता हूँ। तुम्हारे पास अभी भी मौका है रंधावा रियल एस्टेट के सभी शेयर्स को बेचने का। अगर तुम अपने सभी शेयर्स को बेचने के लिए तैयार हो जाते हो, हम तुम्हारे शेयर्स करंट मार्केट प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। उस आदमी की बात सुनकर ध्रुव को ये साफ साफ नजर आ रहा था कि ये सब पहले से ही तय करके रखा गया है। अपनी बात कहने के बाद वो आदमी फिर अपनी जगह पर सीधा खड़ा रहता है। झूठ बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ। अगर कोई और होता तो रंधावा फैमिली उसे बेवकूफ बना लेती, लेकिन ध्रुव के पीछे एक पावरफुल टीम मौजूद थी। उसे उन लोगों की चालें तुरंत ही समझ में आ गई थीं, क्योंकि वो ऐसी थी जैसे कि 3 साल के बच्चे को सॉल्व करने के लिए दिए गए मैथ्स के सवाल।
ध्रुव की बात सुनकर वो गंजा आदमी जो अभी अभी अपनी जगह से खड़ा हुआ था वो ऑकवर्ड महसूस करने लगता है और गुस्से में उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। झूठ? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मेरे पास बहुत पैसे हैं और मुझे इस कंपनी के शेयर्स की कोई परवाह नहीं है। ध्रुव, तुम बस देखते जाओ, आज स्टॉक प्राइसेस घटने वाले हैं। अपनी बात कहने के बाद वो आदमी अपनी जगह से उठता है और गुस्से में दरवाजे से बाहर चला जाता है। ध्रुव उसे जाते हुए देखता रहता है, लेकिन उसे उस आदमी की रत्ती भर भी परवाह नहीं रह जाती, बल्कि वो वहाँ पर मौजूद बाकी सबको देखता है। अगला कौन है? जल्दी करो। ध्रुव की बात सुनकर सभी शेयर होल्डर्स हक्के बक्के रह गए थे। हर कोई ये जानता था कि नया लीडर पहली बार अपॉइंट होने के बाद सबको अपनी अथॉरिटी दिखाता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने अपने सबऑर्डिनेट्स को मनाने में लग जाते हैं इस डर से कि कहीं वो लोग कंपनी को छोड़कर न चले जाएं। लेकिन ध्रुव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे उन सभी को वहां से भगाने की जल्दी है। अपनी बात को खत्म करने के बाद ध्रुव फिर पलट कर देवेंद्र रंधावा को देखता है। आप इन सभी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और इसका मतलब ये हुआ कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे जहाँ तक है आपका ही हाथ है। वेल, क्यों ना आप इन सभी के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें? ध्रुव की बात सुनकर देवेंद्र रंधावा हैरान हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ध्रुव उससे कहना क्या चाह रहा है। ये तो साफ साफ समझ में आ रहा था कि ध्रुव उस पर भारी पड़ रहा है, लेकिन ये भी सच था कि वो चाहकर भी इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता था। ध्रुव की बात सही थी। अगर देवेंद्र रंधावा लीड लेकर एक एग्जाम्पल सेट नहीं करता है तो फिर वो ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि बाकी उसे फॉलो करेंगे। ध्रुव ने देवेंद्र रंधावा को ऐसी सिचुएशन में ला दिया था जिसके बारे में देवेंद्र रंधावा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो यही सोच रहा था कि ध्रुव असल में कितना ज्यादा शातिर है। यहाँ तक कि अपने खुद के एक्सपीरियंसेस और चालाकियों के साथ भी देवेंद्र रंधावा ध्रुव की चालों को समझ ही नहीं पाया। ठीक है ध्रुव, अब क्योंकि तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रंधावा फैमिली के बिना रंधावा रियल एस्टेट का क्या होगा। देवेंद्र रंधावा चाहता था कि ध्रुव अपनी आंखों से रंधावा फैमिली की पावर को देख ले। भले ही वो ध्रुव की असली स्ट्रेंथ की हद का अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन फिर भी देवेंद्र रंधावा के पीछे उसका साथ देने के लिए एक बड़ा अलायंस मौजूद है। वो अलायंस इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो ध्रुव को बर्बाद कर सकता है और वही उसका मकसद भी है। मैं देवेंद्र रंधावा ऑफिशियली ये अनाउंस करता हूँ कि मैं रंधावा रियल एस्टेट के अपने सभी शेयर्स को बेच दूंगा, जो कि असल में टोटल शेयर्स का 20% है। अगर आप लोगों में से कोई भी अपने शेयर्स को बेचना चाहता है तो फ्यूचर में वो रंधावा फैमिली का दोस्त होगा। देवेंद्र रंधावा अपने शेयर्स को बेचने के लिए शुरुआत करता है। हर वो इंसान जिसके पास कॉमन सेंस होगा वो ये अच्छे से जान जाएगा कि इसके बाद क्या होगा। उसका नतीजा ये निकलेगा कि रंधावा रियल एस्टेट को एक भारी झटका लगेगा और फिर उसके बाद स्टॉक प्राइसेस तेजी से नीचे सीधा आ जाएंगे। अब तक तो न्यूज रिपोर्टर्स अभी तक यही कह रहे थे कि जिस आदमी ने रंधावा रियल एस्टेट को टेक ओवर किया है वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। तो कंपनी के लिए इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कंपनी की क्रेडिबिलिटी अच्छी खासी कम हो जाएगी। देवेंद्र रंधावा ने तो वैसे खुद ही ये खबर बनाई थी, लेकिन ये खबर सच भी थी। वो ध्रुव को ये दिखाना चाहता था कि उसके जैसा जवान आदमी रंधावा रियल एस्टेट को टेक ओवर करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। मैं भी अपने शेयर्स बेचने जा रहा हूँ। मेरे पास टोटल शेयर्स का 5% है। मैं भी ये सब बेकार है। ध्रुव, तुम्हें आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करनी चाहिए थी। अब जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो तुम्हें इस बात का भी एहसास हो जाएगा कि तुम्हारे टेक ओवर करते ही तुम्हारी कंपनी कुछ ही मिनटों में बैंकरप्ट हो गई। 3 मिनट से भी कम में रंधावा रियल एस्टेट के 40% से भी ज्यादा शेयर्स उस कंपनी के शेयर होल्डर्स के द्वारा बेच दिए गए थे। ध्रुव के लिए इससे ज्यादा कमाल की बात और कुछ हो ही नहीं सकती थी। उसने अपना गोल हासिल कर लिया था। उसने दिल्ली की दूसरी जानी मानी रियल एस्टेट कंपनीज को खरीद लिया था और जब तक कि ये रियल एस्टेट कंपनीज इस समय कम कीमत पर शेयर्स को खरीदती रहेंगी, रंधावा रियल एस्टेट के कैश फ्लो प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह थी कि रंधावा रियल एस्टेट की अच्छी रेपुटेशन एक बार फिर से एस्टैब्लिश हो जाएगी। अब करीब करीब समय आ गया है, चलो फिर मैं तुम सबको दिखाता हूँ कि पैसा क्या कर सकता है। इतना कहने के बाद ध्रुव चुटकी बजाता है और निहाल की तरफ देखता है। क्या होगा ध्रुव का अगला कदम? क्या देवेंद्र रंधावा की चाल उस पर ही उल्टी पड़ जाएगी या फिर कहानी में अभी एक और ट्विस्ट आना बाकी है? इन सभी शेयर्स को खरीदने के लिए हमें कितने पैसे चाहिए? ध्रुव की बात सुनकर वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद हर कोई हक्का बक्का रह गया था। उसकी वजह ये थी कि उतने शेयर खरीदने के लिए करोड़ों रुपए लग जाएंगे। 40% शेयर्स कम से कम 2000 करोड़ रुपयों के होंगे और बात बस पैसों की ही नहीं। प्रॉब्लम यह थी कि रंधावा रियल एस्टेट धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। ऐसे में जो कोई भी उसके शेयर्स को खरीदेगा उसके लिए रिटर्न रेट बहुत ही कम होगा और यही वजह थी कि उसके शेयर्स को खरीदना पूरी तरह से बेकार होगा। लेकिन
ध्रुव फिर भी ऐसा करने के लिए तैयार था। ध्रुव की बात सुनकर निहाल हाँ में अपनी गर्दन हिलाता है और इसी तरह से 2000 करोड़ पलक झपकते खर्च हो गए थे। मिस्टर गिल, वो प्रोसेस हो रहा है। निहाल एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी था। वो अच्छे से जानता था कि ध्रुव के पास अब अच्छी खासी कैपिटल मौजूद है और इसीलिए वो इन शेयर्स को कम कीमत में खरीद कर पैसे बना लेगा। आज ध्रुव का इरादा सभी शेयर होल्डर्स को उकसाना था ताकि वो लोग रंधावा रियल एस्टेट के अपने अपने शेयर्स को बेच दें। और जाहिर सी बात है कि ध्रुव अपने इस इरादे में कामयाब भी हो गया है। सभी शेयर होल्डर्स इस समय हैरानी से ध्रुव को देख रहे थे। क्या ध्रुव के पास इतने सारे पैसे हैं? यही सवाल सबके मन में चल रहा था। एक ही झटके में ध्रुव ने 2000 करोड़ में पूरी की पूरी बाजी पलट दी थी। एक ऐसी चीज नहीं थी जो हर कोई कर सकता था। इनफैक्ट केवल शेयर होल्डर्स ही नहीं बल्कि देवेंद्र रंधावा भी इस समय कांप रहा था। मैंने सुना है कि आपने एक अलायंस फॉर्म किया है। कर लीजिए जो करना है, मैं आपकी किसी भी चाल के लिए तैयार हूँ। देवेंद्र रंधावा, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि आज से रंधावा फैमिली की बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। इतना कहने के बाद ध्रुव फिर एक बार चुटकी बजाता है और निहाल की तरफ देखता है। तुमने जो बाकी की चीजें प्रिपेयर की हैं वो कहाँ हैं? मिस्टर गिल, वो तैयार हैं। हालांकि ये बात और थी कि अपनी बात खत्म करते ही निहाल की नजरें रंधावा रियल एस्टेट के स्टॉक पर टिक जाती हैं और वो थोड़ा अपसेट नजर आने लग जाता है। ध्रुव पलट कर निहाल की तरफ देखता है और उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। क्या हुआ? इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? जैसे ही रंधावा रियल एस्टेट के शेयर्स बिकना शुरू हुए, किसी और ने उन्हें खरीद लिया। और तो और सभी शेयर्स को खरीदने वाला एक ही आदमी है। निहाल की बात सुनकर ध्रुव भी कंफ्यूज हो जाता है। जब ध्रुव ने ये सुना कि इस समय रंधावा रियल एस्टेट के स्टॉक कोई और खरीद रहा है, तब उसके दिमाग में एक ही आदमी आया और वो आदमी वो खुद था। लेकिन ध्रुव तो वो आदमी बिल्कुल भी नहीं था जो उन शेयर्स को खरीद रहा था, क्योंकि निहाल जानबूझकर उससे इस समय ये इन्फॉर्म कर रहा है। उसी दौरान निहाल की बात सुनकर उस रूम में मौजूद बाकी के शेयर होल्डर्स भी हैरान हो गए थे। उन्हें अपने अपने शेयर्स बेचे कुछ ही मिनट हुए थे और ऑलरेडी किसी ने उन सभी के शेयर्स को खरीद भी लिया है। उसके बाद वो सब एक बार फिर से स्टॉक प्राइसेस की तरफ देखते हैं। अचानक से एक ही बार में इतने शेयर्स की खरीद की वजह से एक ही झटके में स्टॉक प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कोई भी ये इमेजिन नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि एक फाइनेंस कंपनी ने तो खबर भी अपडेट कर दी थी। रंधावा रियल एस्टेट के सभी शेयर्स को एक मिस्टीरियस बायर ने खरीद लिया है। इस इन्वेस्टर ने बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट को कंट्रोल कर लिया है। ये खबर वाकई बहुत खतरनाक थी। हर इन्वेस्टर ये जानता था कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही प्लानिंग की जरूरत होती है। और रही बात रंधावा रियल एस्टेट जैसी लिस्टेड कंपनी की, तो उसके लिए एनालिस्ट्स की टीम को कुछ दिनों का समय लगता है यह डिसाइड करने के लिए कि उसके शेयर्स को खरीदना चाहिए या नहीं, फिर चाहे वो टीम कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। प्रॉफिट और लॉस के एनालिसिस के बिना एक इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट ही होता है। लेकिन इस समय ये जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट 2000 करोड़ रुपयों का है। इस बात पर किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था। इस पूरे किस्से का एक ही एक्सेप्शन था। चीजें तब अलग हो सकती हैं अगर जिस इंसान ने रंधावा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था वो अच्छे से जानता था कि ध्रुव इस कंपनी को टेक ओवर करने वाला है। हर किसी की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती हैं। पलक झपकते ही सभी शेयर्स जा चुके थे। रंधावा रियल एस्टेट बैंकरप्ट नहीं हुआ था और इसीलिए वो लिक्विडेशन में नहीं जा सकता था। उन सभी ने अपने अपने शेयर्स को कम कीमत पर बेच दिया था और अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो लोग क्या करें। हर कोई अब देवेंद्र रंधावा की तरफ देख रहा था। ध्रुव के वहां पर आने से पहले उन लोगों ने आपस में एक छोटी सी मीटिंग की थी और उस मीटिंग के हिसाब से वहां पर जो कुछ भी अभी हुआ था वो नहीं होना चाहिए था। देवेंद्र रंधावा भी शौक के मारे चुप खड़ा था। वो अच्छे से जानता था कि वो लोग एक प्रॉब्लम में फंस गए हैं और तो और ये प्रॉब्लम एक ऐसे अपोनेंट के द्वारा खड़ी की गई थी जिसके पास अथाह पैसे हैं। देवेंद्र रंधावा लंबे समय तक ध्रुव को देखता रहता है और उसे चाहकर भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे ध्रुव के पास इतना पैसा है। उन लोगों ने अपने सभी सोर्सेस लगा दिए थे, लेकिन फिर भी उन लोगों को इसका रत्ती भर भी अंदाजा नहीं लग पाया था। आखिर कौन है वो मिस्टीरियस बायर जिसने वो सभी शेयर्स खरीद लिए हैं? क्या वो ध्रुव का कोई दोस्त है या फिर कोई अनजान दुश्मन? क्या होगा ध्रुव का अगला कदम? क्या वो कभी इस राज का पता लगा पाएगा? देवेंद्र रंधावा के लिए 20% शेयर्स कोई छोटी कीमत नहीं थी। ध्रुव, हम सभी इन्वेस्टर्स हैं और हम सब रंधावा रियल एस्टेट का भला चाहते हैं। इन सब के बाद भी हम आगे कभी ना कभी तो एक दूसरे से मिलेंगे ही। मैं तो अभी अभी बस केवल तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तुम इसे सीरियसली कैसे ले सकते हो? देखो ध्रुव, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे शेयर्स के साथ क्या होता है।
लेकिन क्या तुम इन सब लोगों के शेयर्स वापस इन्हें लौटा सकते हो? देवेंद्र रंधावा ने तय कर लिया था कि वो ध्रुव के लिए चीजें और ज्यादा मुश्किल कर देगा। वो और ध्रुव अब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके थे। देवेंद्र रंधावा एक बहुत ही चालाक आदमी था। उसे लगा था कि वो ध्रुव के बिजनेसमैन बनने से कहीं पहले से एक बिजनेसमैन है और इसलिए उसके तरीके ध्रुव के तरीकों से कहीं ज्यादा बेहतर होंगे। लेकिन देवेंद्र रंधावा ये नहीं जानता था कि निहाल जो ध्रुव के पीछे खड़ा हुआ था, उसने पहले ही देवेंद्र रंधावा की चालों को समझ लिया था। वो समझ गया था कि देवेंद्र रंधावा ये सब इसलिए कह रहा है ताकि वो ध्रुव के अगेंस्ट शेयर होल्डर्स की नफरत को और बढ़ा सके और ध्रुव को पब्लिक का नंबर 1 दुश्मन बना दे। वो चाहता था कि ध्रुव के जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने ज्यादा दुश्मन हो जाएं। लेकिन निहाल ने बहुत पहले ही उसकी इस चाल को नोटिस कर लिया था। उनके ओरिजिनल प्लान के हिसाब से जिस आदमी के पास 50% से ज्यादा शेयर्स मौजूद होंगे वो अपने बाकी के सारे शेयर्स दे देगा। लेकिन अब निहाल हक्का बक्का रह गया था क्योंकि किसी ने उससे पहले ही रंधावा रियल एस्टेट्स के शेयर्स को खरीद लिया था। ध्रुव देवेंद्र रंधावा को देखता है और उसे ये सब कुछ बकवास लगता है। अगर तुम्हारे पास और कोई चालें हैं तो अभी इसी वक्त उसे सामने ले आओ। ध्रुव की बात सुनकर देवेंद्र रंधावा एकटक ध्रुव को देखता रहता है। ध्रुव, तुम बहुत चालाक समझते हो खुद को, लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं है कि कैसे रंधावा रियल एस्टेट इंडस्ट्री से इतना ज्यादा पैसे कमाने में कामयाब हुआ है। वो इस इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनी है। एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए कैपिटल जरूरी नहीं है। अगर तुम्हें रियल एस्टेट में पैसा कमाना है तो तुम्हें लैंड हासिल करने में कामयाब होना होगा। तुमने इतने लोगों को नाराज किया है और दूसरे शेयर होल्डर्स के शेयर खरीदे हैं। मैं भी देखना चाहूंगा कि कैसे फ्यूचर में तुम जमीन का एक टुकड़ा भी हासिल कर पाते हो। इंपीरियल रंधावा रियल एस्टेट के लोग रंधावा फैमिली के बार्गेनिंग चिप्स की तरह थे। उनके और उनके कनेक्शंस के बिना रियल एस्टेट कंपनी बेकार थी। इसके अलावा 3 दिन बाद दिल्ली की इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र रंधावा ध्रुव के अगेंस्ट जाने वाला था। देवेंद्र रंधावा चाहता था कि ध्रुव चारों तरफ से दुश्मनों से घिर जाए और मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से बर्बाद हो जाए। देवेंद्र रंधावा ने तय कर लिया था कि वो ध्रुव को दिखा देगा कि अगर वो रंधावा फैमिली के अगेंस्ट गया तो वो सिर्फ रंधावा फैमिली का ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी दिल्ली का दुश्मन बन जाएगा। उसके बाद चाहे ध्रुव कितना भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन दिल्ली में वो फिर कभी कुछ और हासिल कर ही नहीं पाएगा। ध्रुव, तुम्हें शायद ये लग रहा होगा कि जीत तुम्हारी हुई है, लेकिन मैं कभी भी नहीं हारता हूँ। जैसे ही देवेंद्र रंधावा की नजर स्टॉक पर जाती है वो काफी सरप्राइज्ड हो जाता है। उसके हिसाब से ध्रुव बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। जब उसने शेयर्स बेचे थे तब उसने जानबूझकर उनकी कीमत को 10% तक बढ़ा दिया था, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सब के सब एक ही झटके में बिक जाएंगे। इस बार उसने 100 करोड़ से भी कहीं ज्यादा कमा लिए हैं। तेज रंधावा की वजह से रंधावा रियल एस्टेट ऑलरेडी बैंक्रप्सी की कगार पर थी। ये तो किस्मत की बात है कि देवेंद्र रंधावा ने अपने शेयर्स बेच दिए थे और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए थे। चलो यहाँ से। और देखते ही देखते बहुत ही जल्द उस ऑफिस में बस कुछ ही लोग रह जाते हैं। वो कुछ लोग वहां से गए भले ही नहीं थे, लेकिन उन लोगों के पास बस कुछ ही शेयर्स मौजूद थे। क्या हो रहा है? मिस्टर गिल, ये सब मेरी गलती है। मैं कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गया था और इसीलिए किसी और ने सभी शेयर्स खरीद लिए हैं। निहाल की बात सुनकर ध्रुव फिर रंधावा रियल एस्टेट के स्टॉक की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि उनके पास सिर्फ 30% शेयर्स मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ शेयर्स का 48% उस आदमी के पास है जिसने आज पागलों की तरह शेयर्स खरीदे हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो आदमी मेजर शेयर होल्डर है। तो क्या मैं बस केवल उस आदमी के लिए काम कर रहा हूँ? कौन है वो आदमी? इतना कहकर ध्रुव फिर उस लिस्ट में मौजूद नाम की तरफ देखता है। हालांकि ये बात और थी कि लिस्ट में मौजूद नाम को देखकर ध्रुव शॉक्ड रह गया था। ये बात साफ थी कि दूसरी पार्टी ध्रुव के अगेंस्ट जा रही थी। उस मिस्टीरियस बार ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि ध्रुव रंधावा रियल एस्टेट के शेयर्स को खरीदना चाहता है। और केवल इतना ही नहीं, वो आदमी जो भी था उसके पास अच्छे खासे पैसे भी मौजूद थे। जल्द से जल्द इस आदमी के बारे में पता करो। हम उससे उतनी ही कीमत के शेयर्स खरीद लेंगे। ऑफ कोर्स हमें कुछ चालें भी चलनी होंगी। अब क्या करेंगे ध्रुव और निहाल? क्या वो दोनों उस मिस्टीरियस बाहर से उन शेयर्स को खरीदने में कामयाब हो पाएंगे? देवेंद्र रंधावा का अगला कदम अब क्या होगा? या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मिस्टीरियस बायर ध्रुव का कोई बहुत ही करीबी है जिसके बारे में ध्रुव अभी भी अनजान है? ध्रुव अभी अभी ही रंधावा रियल एस्टेट से बाहर निकल आया था और जाहिर सी बात है कि वो सुन सकता था कि भीड़ उसके बारे में क्या बातें कर रही है। ये रहा वो। एंट्रेंस में मौजूद सभी रिपोर्टर्स थोड़े एक्साइटेड थे और लगातार ध्रुव की फोटोज लेते जा रहे थे। ये वाकई में एक कॉलेज स्टूडेंट है। मैंने सुना है कि इसके जिंदल फैमिली निशा के साथ अच्छे रिश्ते हैं। लगता है कि निशा जिंदल ही
इतने समय तक चुपके से इसकी मदद कर रही थी। कम ऑन, क्या निशा जिंदल ऐसा करने में कामयाब हो सकती है? लेकिन इस बात पर तो कोई शक नहीं कि ध्रुव ने निशा जिंदल के साथ रात बिताई है। और ज्यादा से ज्यादा रिपोर्टर्स बिल्डिंग के दरवाजे के बाहर ध्रुव के बारे में बात कर रहे थे और उन सभी की बातों का एक ही कॉमन टॉपिक था, ध्रुव और निशा। ध्रुव कुछ दूरी पर खड़े हुए ईशान को देख सकता था और उसे समझते देर नहीं लगती है कि स्कैंडल को शुरू करने वाला ईशान ही है। लेकिन ध्रुव उन सभी रिपोर्टर्स की बातों को सीरियसली नहीं लेता है और यूनिवर्सिटी वापस आ जाता है। यूनिवर्सिटी पहुंचकर ध्रुव नोटिस करता है कि तृप्ति लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ रही थी। हालांकि ये बात और थी कि तृप्ति का ध्यान कहीं और था और वो किताब उसके सामने बस खुली हुई थी। क्या हुआ है? ध्रुव को वहां पर देखकर और सवाल सुनकर तृप्ति के माथे पर चिंता की लकीरें और कहीं ज्यादा गहरी हो जाती हैं। मेरे डैड वापस आ रहे हैं। तृप्ति की बात सुनकर ध्रुव को काफी अजीब लगता है क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें चिंता की क्या बात है। तो ये बात तुम इतना परेशान होकर क्यों बता रही हो? ये तो अच्छी बात हुई ना। ध्रुव की बात सुनकर तृप्ति के चेहरे पर नजर आने वाली टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो तुरंत ही अपना सिर हिला देती है। ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। ध्रुव, तुम किसी को भी इस बारे में मत बताना। मेरे डैड यूरोप में पढ़ रहे थे। आज अचानक से ही उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि वो वापस आ रहे हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि 3 दिन बाद दिल्ली की इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उस समय वहां पर बहुत से बिजनेसमैन मौजूद होंगे। पिछली बार मेरे डैड ने किसी वजह से इकोनॉमी एसोसिएशन ज्वाइन किया था और उन्हें वहां पर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑफर हुई थी। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से मेरे डैड मैनेजमेंट की पढ़ाई करने यूरोप गए थे। तृप्ति ध्रुव को बताती है और फिर एक गहरी सांस लेकर कुछ पलों का पॉज लेती है। लेकिन कल इकोनॉमिक एसोसिएशन के लोगों ने मेरे डैड को कॉल किया और उन्हें बताया कि उनके पास अब कोटा लिमिटेड है। लगता है जिंदल फैमिली का कोटा खत्म हो गया है। मेरे डैड को चिंता है कि ये बात न सिर्फ जिंदल फैमिली को नेगेटिव तरीके से अफेक्ट करेगी बल्कि साथ ही साथ मेरी बहन की कंपनी की प्रोग्रेस को भी अफेक्ट करेगी और इसीलिए वो तुरंत ही वापस आ रही है। इतना कहने के बाद तृप्ति और भी कहीं ज्यादा अपसेट नजर आने लगी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी भी कुछ छुपा रही है। आगे बताओ, क्या बताना चाहती हो? तृप्ति ध्रुव को बताना तो नहीं चाहती थी लेकिन ये बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी और यही वजह थी कि उसके पास ध्रुव को बताने के अलावा और कोई चॉइस नहीं रह गई थी। लेकिन मेरे डैड ये नहीं जानते हैं कि जिंदल फैमिली ने अपना सब कुछ खो दिया है। मेरी बहन ने भी अपना सब कुछ खो दिया है। वो इधर कुछ समय से बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है और मैंने सुना है कि उसकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। अपनी बात कहने के बाद तृप्ति फिर अपने चेहरे पर दुख और अपनी आंखों में आंसुओं के साथ अपना सिर टेबल पर रख देती है। उसने ध्रुव को पूरी कहानी बता दी थी। तुम्हारे डैड वापस कब आ रहे हैं? आज रात में आ जाएंगे। उन्होंने दोपहर में टिकट खरीद ली थी। ठीक है, मैं आज रात तुम्हारे साथ जिंदल फैमिली चलूंगा। हालांकि ये और बात थी कि ध्रुव की बात सुनकर तृप्ति एक पल के लिए शॉक के मारे फ्रीज हो जाती है। तुम मेरे साथ चलोगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम चिंता मत करो, जिंदल फैमिली बाहें फैलाकर मेरा स्वागत करेगी। इतना कहने के बाद ध्रुव फिर लाइब्रेरी से बाहर चला जाता है और निहाल को फोन करता है। मिस्टर गिल, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? निहाल, दिल्ली की इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। उस कॉन्फ्रेंस की गेस्ट लिस्ट में प्लीज जिंदल फैमिली का नाम ऐड कर दो। ध्रुव की बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो निहाल से पूछ नहीं रहा बल्कि उसे ऑर्डर दे रहा है। ये तो बहुत ही आसान काम है। मैं अभी ही इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर्स को इन्फॉर्म कर दूंगा। चलो चलते हैं, ध्रुव तृप्ति से कहता है और इससे पहले कि तृप्ति कुछ समझ पाती ध्रुव उसे लाइब्रेरी से बाहर लेकर आ जाता है। वैसे ये पहली बार नहीं था जब ध्रुव तृप्ति के घर जाने वाला था, लेकिन इस बार ईशान जिंदल को छोड़कर शायद बाकी की जिंदल फैमिली को ध्रुव का वहां पर आना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो सब के सब ध्रुव से नफरत करते थे। तृप्ति अभी तक कुछ भी ठीक से समझ नहीं पाई थी। इस समय पूरी की पूरी जिंदल फैमिली ध्रुव से नफरत करती थी और इसीलिए वो जानती थी कि इस समय ध्रुव का उसके साथ उसके घर जाना सही नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती अचानक से उसका फोन बजने लग जाता है और जब वो अपने फोन की कॉलर आईडी की तरफ देखती है तो वो नोटिस करती है कि वो फोन उसके डैड का है। अब क्या करेगी तृप्ति? क्या जिंदल फैमिली ध्रुव को पहले की तरह अपना पाएगी और क्या ध्रुव जिंदल फैमिली की खोई हुई रेपुटेशन वापस ला पाएगा? कॉलर आईडी पर अपने डैड का नाम देखकर तृप्ति तुरंत ही फोन उठा लेती है क्योंकि उसके डैड अभी अभी ही अब्रॉड से वापस आए थे, इसलिए जाहिर सी बात थी कि वहां पर जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में उन्हें बहुत ज्यादा नहीं पता होगा। आज रात अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आना और साथ ही साथ अपनी बहन के बॉयफ्रेंड को भी लेकर आना। वेन्यू कोलंबस गार्डन है। मैं तुम्हारी बहन से कहूंगा कि वो तुम्हें रूम नंबर भेज दे। अपने डैड की बात सुनकर तृप्ति एक बार फिर से हैरान हो जाती है। उसकी बहन का कब से एक बॉयफ्रेंड हो गया? यही सवाल उसके मन में चल रहा था। खैर जो भी था, उसे अपने डैड की बात तो माननी ही थी। उसके बाद जब वो पलट कर ध्रुव की तरफ देखती है तब उसके चेहरे पर एक उदासी थी। ध्रुव को देखकर वो फिर अपनी गर्दन हिलाती है। तुम चिंता मत करो,
मैंने सुना है कि तुम्हारे डैड बहुत ही ज्यादा समझदार और एक्सपीरियंस्ड हैं। वो तुम्हारे साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होने देंगे। ध्रुव ने पहले एक बार निहाल से कहा था कि वो तृप्ति के डैड विश्वास जिंदल के बारे में पता करे, और उसी से ही ध्रुव को पता चला था कि विश्वास जिंदल फैमिली के बहुत से मेंबर से कहीं ज्यादा अलग हैं। कुल मिलाकर विश्वास जिंदल फैमिली के एक अजीब मेंबर हैं। ठीक है फिर चलो। जब तृप्ति देखती है कि ध्रुव ने जाने की जिद पकड़ ली है, तब उसके पास ध्रुव की बात मानने के अलावा और कोई चॉइस नहीं रह गई थी। लेकिन मन ही मन उसे नहीं लगता था कि ध्रुव उस गलतफहमी को दूर कर पाएगा जो इस समय जिंदल फैमिली के मन में है। जब ध्रुव और तृप्ति कोलंबस गार्डन पहुंचते हैं, तब वहां पर बहुत ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। वहां पर बस 2 ही टेबल्स मौजूद थीं और वहां पर मौजूद सभी लोग जिंदल फैमिली के मेंबर्स ही थे। निशा उस जगह पर तृप्ति से पहले ही आ गई थी। आस्था जिंदल दरवाजे पर सबको वेलकम कर रही थी। निशा को वापस आता हुआ देखकर जिंदल फैमिली में हर कोई थोड़ी चिंता में आ गया था। उन सभी को इस बात का डर था कि निशा के साथ जो हादसा हुआ था वो उसकी परछाई से कभी बाहर नहीं आ पाएगी। पास्ट में जिंदल फैमिली विश्वास जिंदल पर ही डिपेंड करती थी कि वो उन लोगों को रोशन फ्यूचर की तरफ ले जाएंगे, और अब जिंदल फैमिली निशा पर डिपेंड कर रही थी, एक ऐसी लड़की जो उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम नजर आ रही थी। लेकिन जब वो लोग निशा के पीछे खड़े हुए आदमी को देखते हैं, तब वो सब के सब सरप्राइज रह जाते हैं। यहाँ तक कि आस्था जिंदल जो इस समय दुखी थी, वो भी इतना ज्यादा खुश हो गई थी कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। आमोद, आओ आओ, अंदर आओ, बैठो आकर। आस्था जिंदल इस बात को लेकर और भी कहीं ज्यादा एक्साइटेड थी कि उनकी बेटी की कंपनी लिस्टेड होने जा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आमोद को अपने दामाद के तौर पर देख रही हो। निशा एक्चुअली आमोद को घर लेकर आई थी। हर कोई आमोद शर्मा के बारे में जानता था। वो शर्मा फैमिली का बेटा था जो कि 4 मेजर फैमिलीज में से एक थी। इनफैक्ट पूरी दिल्ली में एक असली पावर वाला आदमी था। निशा और आमोद वहां वेन्यू में एंटर करते हैं। उसी समय तृप्ति भी उस जगह पर पहुंच जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि भगवान की जिंदल फैमिली पर कृपा बरस रही थी। आस्था जिंदल बहुत ही ज्यादा खुश थी। अभी कल ही तृप्ति घर से भाग गई थी, इसलिए आस्था जिंदल को डर था कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। इनफैक्ट आस्था जिंदल तो पुलिस तक को कॉल करने के बारे में सोच रही थी, पर अब उन्हें इस बात की खुशी हो रही थी कि उनकी बेटी वापस आ गई है। लेकिन फिर आस्था जिंदल की नजर ध्रुव पर पड़ती है और उनकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विश्वास जिंदल जो अभी अभी वापस आए थे, उन्हें अभी तक जिंदल फैमिली के मामलों के बारे में नहीं पता था। वो ऑलरेडी प्राइवेट रूम में थे। अगर किसी ने उन्हें कुछ बताया भी होगा, तब भी वो उन्हें बस केवल अच्छी चीजें ही बताएगा। ये क्या हो रहा है वहां पर? सभी गेस्ट यहाँ पर आ चुके हैं, उन्हें अंदर आने दो। और क्या वो तृप्ति का बॉयफ्रेंड है? उसके बाद विश्वास जिंदल तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो अपनी पत्नी को डांट सके। क्या कर रही हो तुम? तृप्ति ऑलरेडी एक अडल्ट है, उसका एक बॉयफ्रेंड होना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि मैंने खुद ही उसे यहाँ पर आने के लिए कहा है। जिंदल फैमिली के बाकी के लोग भी एक साथ खड़े हो जाते हैं। इसका यहाँ पर आने का कोई हक नहीं है। एक पल के लिए सभी को बहुत ही ऑकवर्ड महसूस हो रहा था। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या कहें। उस समय जिंदल फैमिली के मेंबर्स के पास विश्वास जिंदल को कुछ भी समझाने का समय नहीं था, और ना ही उनके पास हिम्मत थी कि वो लोग विश्वास जिंदल को कुछ भी समझा सके। क्या उन्हें विश्वास जिंदल को बता देना चाहिए कि ध्रुव ने होटल में निशा का रेप किया है? नहीं, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। आमोद निशा के ठीक बगल में खड़ा हुआ था। यही ख्याल सभी के मन में चल रहा था। जिंदल फैमिली के ज्यादातर मेंबर्स घमंडी और प्रैक्टिकल थे। वो लोग चाहते थे कि आज रंधावा रियल एस्टेट में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स को पता चले कि रंधावा रियल एस्टेट के नए मेजर शेयर होल्डर ने होटल में निशा के साथ रात बिताई है। ऐसा करके उन्हें जिंदल फैमिली की पोजीशन को स्टेबल करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अब वो लोग ऐसा कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। अब क्या होगा जिंदल फैमिली का फैसला, और क्या होगा जब विश्वास जिंदल को निशा और ध्रुव के बारे में पता चलेगा? या विश्वास जिंदल को ध्रुव पर भरोसा होगा, या उन्हें जो अपनी आंखों के सामने दिख रहा है उस पर? क्या ध्रुव सबके सामने खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा? रंधावा रियल एस्टेट का नाम अब बदलकर वर्मा रियल एस्टेट हो गया था। निशा आमोद को अपने साथ लेकर आई थी, और आमोद शर्मा फैमिली का बेटा था। भले ही हो सकता हो कि आमोद निशा और ध्रुव के बारे में जानता हो, लेकिन फिर भी ये एक ऑकवर्ड टॉपिक था। इतनी सारी उलझनों के बीच किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग विश्वास जिंदल को किस तरह से सारी बातें समझाएं। यहाँ पर कोई रूल्स नहीं है। विश्वास जिंदल आमोद को जानते थे, लेकिन वो ध्रुव को नहीं जानते थे। पर यह भी सच था कि वो निशा और तृप्ति के बॉयफ्रेंड्स को एक सा ही ट्रीट करने वाले थे, फिर चाहे वो दोनों अच्छे हों या बुरे। और विश्वास जिंदल की बातों को सुनने के बाद फिर किसी की भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होती है। तृप्ति ध्रुव के साथ टेबल पर बैठ जाती है। हालांकि ये बात और थी कि ईशान को छोड़कर उन दोनों को हर किसी की नजरों में नफरत ही नजर आ रही थी।
आप सब लोग बैठ जाइए। आस्था जिंदल खुश तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो ध्रुव को बैठने के लिए कह देती हैं। ध्रुव हाँ में अपनी गर्दन हिलाता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। वो इतना बहादुर था कि आज वो यहाँ जिंदल फैमिली में आया था। फ्यूचर में कोई भी उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं कहेगा। जैसे ही ध्रुव बैठता है वो नोटिस करता है कि आमोद उसे ही देख रहा है और उसे देखते हुए आमोद के चेहरे पर एक अजीब सी चमक मौजूद थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ध्रुव की ताकत को आंकने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा लग रहा था कि वो ध्रुव को काफी लंबे समय से जानता हो। और आप? मैंने आपसे कहा था कि वापस मत आइएगा, तो फिर आप वापस क्यों आए? क्या आपको निशा पर भरोसा नहीं था? आस्था जिंदल विश्वास जिंदल से शिकायत करते हुए कहती हैं, ऑफ कोर्स विश्वास जिंदल को निशा की काबिलियत पर भरोसा था और आज तो निशा अपने साथ आमोद को भी लेकर आई थी। ऐसे में ये तो हो ही नहीं सकता था कि विश्वास जिंदल को निशा पर भरोसा नहीं है। अगर मैं वापस नहीं आता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस ने ऑलरेडी जिंदल फैमिली का नाम उनके मेंबर की लिस्ट से हटा दिया है। विश्वास जिंदल के शब्दों की टोन में हल्का सा बदलाव था और तो और टेबल पर मौजूद सभी दूसरे लोगों के चेहरों के एक्सप्रेशंस पर आए हुए बदलाव अब और भी कहीं ज्यादा साफ नजर आ रहे थे। पिछले कुछ दिनों में जिंदल फैमिली वाकई बहुत ही बुरे दौर से होकर गुजरी है। वो लोग इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ले सकते हैं और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि जिंदल फैमिली बर्बाद हो गई है। विश्वास जिंदल की बात सुनकर आस्था जिंदल खामोश हो गई थी, लेकिन ईशान तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा हो गया था। विश्वास, तुम्हारा एक दोस्त था ना जो इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस में काम करता है, उससे पूछो ना कि वो हमारे लिए एक स्पॉट बुक कर सकता है या नहीं। ये वाकई में जिंदल फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो ये वाकई में जिंदल फैमिली का अंत होगा। ईशान की बात सुनकर विश्वास जिंदल और भी कहीं ज्यादा अपसेट नजर आने लगे थे। रास्ते में उन्होंने ऑलरेडी बहुत सी फोन कॉल्स लगा दिए थे। उस जमाने में जस्सी फैमिली की वजह से जिंदल फैमिली वाकई में इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस की एक मेंबर थी और अब जब जस्सी फैमिली जा चुकी है तो उनके बारे में चिंता करने वाला अब कोई रह नहीं गया था। इस सिचुएशन में पूरी की पूरी जिंदल फैमिली बेबस थी। तभी अचानक से आमोद अपनी जगह से खड़ा होता है। मिस्टर जिंदल, आप चिंता मत करिए, मैं किसी से बात करूंगा कि वो जिंदल फैमिली के लिए एक स्पॉट बुक कर दे। आमोद ने जितने कैजुअल तरीके से बात कही थी उसे सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल जाते हैं। ये तो तुम्हारी अच्छाई है बेटा, लेकिन हमारा वो मतलब नहीं था। आमोद, निशा ने तुम्हें आज यहाँ डिनर पर खास तौर पर इनवाइट इसलिए किया क्योंकि विश्वास वापस आ गए हैं। इन सब का इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस से कोई लेना देना नहीं है। अरे इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? क्या आपने देखा नहीं कि आमोद निशा के साथ आया है? अब से हम सब एक फैमिली हैं और तो और शर्मा फैमिली जो 4 बड़ी फैमिलीज में से एक है, उनके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल होगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जिंदल फैमिली के बाकी के मेंबर्स भी आमोद की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। उनमें से ज्यादातर लोग निशा की अच्छी चॉइस के साथ साथ आमोद और शर्मा फैमिली की बहुत तारीफ कर रहे थे। ये तो अब वो जानते थे कि शर्मा फैमिली वाकई में जिंदल फैमिली के मुकाबले कहीं ज्यादा पावरफुल है, लेकिन आज आमोद वहां पर खुद आया है तो बिना किसी शक के इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही जल्द जिंदल फैमिली की पावर भी बढ़ ही जाएगी, है ना? यही सवाल सबके मन में चल रहा था। यहाँ तक कि खुद निशा भी इस समय कंफ्यूज थी। आमोद उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, इनफैक्ट वो दोनों बस केवल क्लासमेट्स थे। निशा ने पहले उसकी मदद की थी। इस बार जिंदल फैमिली बहुत ही मुश्किलों में थी जब उसने सुना था कि उसके डैड वापस आ रहे हैं। निशा एक बहुत ही कम्पेटिटिव लड़की थी। वो बस इतना चाहती थी कि आमोद यहाँ पर आकर उसके बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करे ताकि उसके डैड को किसी भी तरह की चिंता ना हो। निशा ने तय कर लिया था कि जिंदल फैमिली ने जो कुछ भी खोया है उसे वो अपनी शर्तों पर हासिल करेगी। लेकिन अब इस पल में आमोद ने जो कुछ भी कहा था उसे सुनने के बाद और उसके एटीट्यूड को देखकर निशा को आमोद पर शक होने लगा था। क्या आमोद वाकई में मुझे पसंद करता है और इसलिए वो मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है? निशा के मन में यही सवाल चल रहा था। क्या निशा का शक सही था? क्या वाकई में आमोद निशा को पसंद करता है और इसीलिए उसे इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहा था, या इस सब के पीछे आमोद का अपना कोई मकसद था? और इन सब के बीच में ध्रुव का अगला कदम क्या होगा?